FIR का कौन सा रजिस्टर होता है, FIR के रजिस्टर के अलावा और कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। और पुलिस रूल्स में उन रजिस्टर्स के मुतालिक पुलिस वालों को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, एक तो ये हम कवर करेंगे। फिर इसके अलावा एक और चीज़, स्पुरदारी। आपने सुना होगा स्पुरदारी क्या होती है, कुछ आइडिया है स्पुरदारी का? पता है आपको स्पुरदारी का लॉ क्या है, स्पुरदारी कैसे अप्लाई की जाती है, स्पुरदारी कब अप्लाई की जाती है, कौन अप्लाई की जाती है, ये आपको पता होना पड़ा है हमें। अच्छा, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जब फील्ड में जाते हैं, जाते साथ उनको डील करने का मौका मिलता है, ये भी उनमें से एक है। कोई ना कोई क्लाइंट आ जाएगा, वो कहेगा सर वो गाड़ी चोरी हो गई थी, वो गाड़ी पुलिस वालों को मिल गई है, अब स्पुरदारी पर मुझे गाड़ी दिलवा दें। हो सकता है किसी को इत्तेफाक हुआ भी हो, तो बल्कि आज कोशिश करेंगे कि आपको ये भी पता चले कि स्पुरदारी कैसे होती है, वो तो बताया ही जाएगा। फिर स्पुरदारी की एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करती हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह पता चलेगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। और इस सेशन के लिए राना आसिम साहब आपको आज लेक्चर देंगे। मेरा ख्याल है राना आसिम साहब से शायद आप, बल्कि यकीनन चेहरे से तो इनके आशना होंगे, क्योंकि वो बार वोकेशनल कोर्स का इंटीग्रल पार्ट हैं। इनके बगैर बार वोकेशनल कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता था जो लाहौर बार एसोसिएशन में चल रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लॉ डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लॉ डिपार्टमेंट में तकरीबन 10 साल का टीचिंग का और तकरीबन इतने ही फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो मैं राना साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि राना साहब तशरीफ़ लाइए और सेशन शुरू करें। ये ना सर इसको कहें बैठ जाए साथ जो चीज़, फिर या मैं खुद ही ऑपरेट करता जाऊँ। अभी बैग पे आ जाए ना, मैंने वो CRPC खोलना पहले। हाँ, आपका फोल्डर है, आपने चाय शाय भी नहीं है ना बाहर? हाँ लाया ना, ठीक है, बस ये खोल दें, यहाँ से आगे मैं चला। बिल्कुल ठीक, डन कर डन कर इधर का। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ सर बोल गया बताना कि मैं सर का एसोसिएट हूँ और जितनी मेरी वकालत है उसमें सर का ही सारा हाथ है, और आज इस जगह पे खड़ा हूँ तो ये भी सर की ही बदौलत है। और मैंने अपनी वकालत में जो ऑफिस ज्वाइन किया था सर का 2016 में, उससे पहले मैं जिधर भी धक्के खा के आया था वो बताने का शायद आज टाइम ना मिले। ज़रूर ये बताऊँगा कि 2016 के बाद मुझे समझ आई है कि अब मैं वकालत कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे यही लगता था कि शायद मैं एक अनफिट बंदा हूँ और मैं वकालत नहीं कर सकता। तो जब से सर का ऑफिस ज्वाइन किया था उस दिन मुझे ये उम्मीद जाग गई थी कि अब मैं जो है वकालत कर सकता हूँ। तो ये मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सर का भी कि आज इन्होंने मुझे इधर खड़ा किया है, और ये इन्हीं की बदौलत सारे मामला हैं। टॉपिक तो सर ने बता दिए हैं, काफ़ी तो मेरे स्टूडेंट छोटे भाई बैठे हैं जिनको अंदाज़ा है, कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़े होंगे मेरे से। तो 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक बड़ा मुख्तसर सा, और बीइंग ए यंग लॉयर हमें केसेस भी इसी तरह के आते हैं। बेल मैटर आ जाएगी, छोटी मोटी बेल आ गई, स्पुरदारी आ गई, ठीक है जी, या फैमिली केसेस में चले जाएं तो खुला के मैटर आ गए। तो ये स्टार्ट जो डेज़ होते हैं हमारे प्रैक्टिस के, इन स्टार्ट डेज़ में यही चीज़ें हमारी होती हैं। अब हम लोग करते क्या हैं, बुनियादी गलती हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप प्रैक्टिस चलती है, हम वो स्टीरियोटाइप प्रैक्टिस ही शुरू कर देते हैं। अच्छा जी स्पुरदारी करानी है, जाएं जी, रीडर को मिल लिया, रीडर आपको बता देगा सर 1 सफ़े की एप्लीकेशन है, आप लिख के ले आएँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ और आप अपनी स्पुरदारी करवाएं और चले जाएँ। सीख हम कुछ नहीं पाते, ऐसे ही है ना। अब आप में से सारे भाई बता रहे थे स्पुरदारी हमें भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि अगर मैं पूछूंगा इसका लॉ क्या है, किस लॉ के तहत आती है, तो आपको वो स्पेसिफिक चीज़ें ही पता होंगी जो एक बाय जो स्टेनो बैठा होता है बस उसने आपको ड्राफ्ट करके दे दी, और वो इसी तरह ही है। किन मामलात में स्पुरदारी हो सकती है, कौन सी चीज़ मिल सकती है, कौन सी चीज़ नहीं मिल सकती। स्पुरदारी का वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है पहले ये बताएं, एनीवन?
कहाँ लिखा? अभी खोल लेना मैंने, थोड़ा सा एक्टिव पढ़ना पड़ेगा मेरी क्लास में जी। स्पुर्दारी का वर्ड लिखा कहाँ है? तो क्या लगाओ मुसलमानों जी। एक व्यू आया जी, पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है। सेकंड जी, गोडिया, क्या क्या लिखा हुआ है? स्पुर्दारी का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है? शाबाश, ठीक बता रहे हो। क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। देखें, अभी हम इसको इस तरह से शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है जी। स्पुर्दारी का लफ्ज़ लॉ में कहीं पर भी नहीं, ये इन्होंने ठीक बताया है, कहीं पर भी स्पुर्दारी की टर्म हमने यूज़ नहीं की। दैट इज़ अ लीगल टर्म या प्रैक्टिकल टर्म हम कह लें, दैट इज़ यूज इन टू द आर कॉमन कोर्ट्स। हम कॉमन कोर्ट्स में लेते हैं। ये फारसी का बेसिकली एक वर्ड स्पुर्द कर देना, किसी चीज़ को किसी के हवाले कर देना। लॉ ने जो इसका वर्ड यूज़ किया है वो है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। क्या किया है वर्ड यूज इसका? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ये हम देखेंगे कि एक जो प्रॉपर्टी है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मैंने जो प्रॉपर्टी का वर्ड लिखा है ये किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस सेक्शन में है, कौन सा लॉ इसको डील करेगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि स्पुर्दारी है क्या, इसको डिफाइन कहाँ किया गया, इसका लॉ कौन सा है। देन फिर मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो हमने उसको किस तरह से डील करना है और स्पुर्दारी हमने किस तरह से करवानी है। यहाँ तक मेरे साथ है? अभी हम चले जाएंगे सेक्शन 516 पे, और ये चैप्टर नंबर 43 है सीआरपीसी का। मैं आपके लिए बेयर एक्ट इसमें करके लाया था क्योंकि इधर नेट का प्रॉब्लम है, मुझे पता है, आप लोग इसको खोल नहीं सकते थे। पहले लॉ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रोसीजर पढ़ेंगे। ओके, अभी तक किसी ने ड्राफ्ट की हो स्पुर्दारी? किसी ने नहीं? आज ड्राफ्ट भी करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, परेशान नहीं होना। ये दोनों लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हैं उस शख्स के लिए जिसने क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है। इधर आओ यार जवाब, ये 516 पर है। जो लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ये दोनों लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपने बिल्कुल स्टार्ट में डिसाइड नहीं करना कि मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है या सिविल करनी है या फैमिली करनी है। स्टार्ट में ही अपने आप को बाउंड नहीं करना है किसी की चीज़ के ऊपर। मैं जब ज़िशान साहब का ऑफिस ज्वाइन किया था, आप बिलीव करें कि मुझे कोई पता नहीं था मेरी फील्ड क्या होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ का पता था कि मैंने काम सीखना है। कहीं से भी आता है, फैमिली केसेस में भी जाता था, सिविल में भी जाता था, क्रिमिनल में भी जाता था, सर्विसेज के मैटर सर बहुत देखते थे। 2016-18 में मैं सर्विसेज मैटर में भी जाता था। जब आप एक चीज़ का ज़हन बना लेते हैं कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सिविल में करनी है या क्रिमिनल में करनी है, तो जो बाकी फील्ड्स हैं उससे जो आपको आमदनी आ सकती है, रिजक आ सकता है, लर्निंग आ सकती है, वो आप छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट के जो 3 to 4 ईयर्स हैं आपने अपने लिए कोई फील्ड चूज़ नहीं करनी। फिर आपका क्लाइंट आपकी फील्ड डिटरमिन करवा देगा, वो आपको बताएगा। जिसके केसेस आपके पास ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो फील्ड है वो वाली डेवलप हो जाएगी। तो ये एक चीज़ आपने बुनियादी ज़हन में रखनी है। ऑफिस वो वाला ज्वाइन करना है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का काम हो। किसी एक ऑफिस को ज्वाइन करके अपनी बाकी जो कला है उसको गायब नहीं करना। टॉपिक पे आते हैं जी, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया, बिफोर गोइंग टू द सेक्शन, मैंने आपको ये बताया कि स्पुर्दारी का जो वर्ड है वो कहीं पर भी लॉ ने नहीं लिखा। अब इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है ये आपके सामने आ जाएगा। चैप्टर नंबर 43 है ऑफ द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, किन तरीक़ों से किया जा सकता है। बेसिकली स्पुर्दारी के मुख्तलिफ मकसद हैं। कोई इसको डिस्पोजल कहता है, कोई इसको कस्टडी कहता है, कोई कह देता है प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देना। तो दैट इज़ द डिफरेंट टर्म्स विच इज़ यूज्ड, ठीक है जी, फॉर द वर्ड ऑफ स्पुर्दारी। 3 बेसिक मोड हैं जिससे स्पुर्दारी, ये जो प्रॉपर्टी है, जो केस प्रॉपर्टी होती है, माल मुकदमा, पता है क्या होता है?
माल मुकदमा रजिस्टर उन्हीं में दर्ज किया जाता है, ये तो ठीक आ गई। माल मुकदमा है क्या? और माल मुकदमा जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ऑफेंस कमिट हुआ हो या किसी प्रॉपर्टी को किसी ऑफेंस को कमिट करते वक्त पढ़ लिया नहीं सर। अच्छा चले, ये इसकी 60-70% बात आ गई। एक वो प्रॉपर्टी जो पुलिस ने सीज्ड कर दी है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? या तो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, या उस प्रॉपर्टी के साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। लाइक मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी चोरी हो, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है जी। अब दूसरा है कि मैंने अपनी गाड़ी निकाली, उसमें गन रखी, गाड़ी जाके मैंने किसी के शोरूम पे लगाई, बीच में से गन निकाली, डस 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 डस। अब ये है कि वो मैंने गाड़ी जो अपनी है वो मैंने किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस में इस्तेमाल की। अब जब ये दो चीज़ें हैं, अगर इसी तरह की कोई बात है तो डेफिनेटली जो पुलिस क्या करेगी, वो प्रॉपर्टी जो किसी जुर्म के लिए इस्तेमाल हुई है, या वो प्रॉपर्टी जिसके साथ कोई जुर्म कमिट हुआ है, अब वो पुलिस क्या करेगी, उसको सीज्ड कर लेगी, यानी कि अपने कब्जे में ले लेगी, कस्टडी में ले लेगी। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमने स्पुर्दारी लगाई ना, तो उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि आपने अक्सर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार जगह कहा कि ये जो चीज़ें हैं इनको ज़ाया नहीं करना, हमने इन चीज़ों को हमने ज़ाया नहीं करना। इस ऑब्जेक्ट के लिए स्पुर्दारी का लॉ दिया गया कि इस चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए, जो लोगों की चीज़ें हैं। हाँ, उनकी फेट डिसाइड करनी है कि ये जाएंगी किधर, ठीक है, ये डिस्पोज ऑफ कैसे होंगी, इनकी डिस्पोजल कैसे होगी, ये आज हमने पढ़ना है, ठीक है जी। 3 तरीकों से प्रॉपर्टी को, जो सूट प्रॉपर्टी है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। पहला जी, बाय डिस्ट्रक्शन। अब ये हम देख लेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ये भी देख लेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको जब्त कर लिया जाएगा, और ये भी देख लिया जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसी को डिलीवर हो जाएगी, ठीक है जी। नंबर 1 आ गया जी बाय डिस्ट्रक्शन, दूसरी आ गया जी कॉन्सिफिकेशन, और थर्ड वन आ गया जी बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। क्लियर? 3 तरीकों से प्रॉपर्टी डिस्पोज हो सकती है जी। पहली बाय डिस्ट्रक्शन, दूसरी बाय कॉन्सिफिकेशन, या तो तबाह कर दी जाएगी, या सूट प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, या फिर उस सूट प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो किसी न किसी को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 चीज़ें आ गई, एक इंटरम डिस्पोजल हो जाएगी और एक फाइनल डिस्पोजल हो जाएगी, ठीक है। अभी देखें ट्रायल चलता है, तो जब तक ट्रायल का फैसला नहीं होगा तो वो तो प्रॉपर्टी अगर पुलिस के पास रहेगी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आपका लाइफ स्टॉक है, भैंसें वगैरह हैं, या कोई जानवर हैं, फल है, फ्रूट है, अब इनके लिए तो कोर्ट ने जल्दी डिसीजन लेना है। तो अब हम ये देखेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं, ये सारा आज लॉ डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरम मिल सकती हैं, कब मिल सकती हैं, कब नहीं मिल सकती, और कौन सी हैं जो परमानेंट मिलेंगी और कब मिलेंगी। इसके लिए 2 सेक्शन हमें डील करेंगे। एक 516A है, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरम डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। लिख लें, सेक्शन 156 विल डील्स विद द interim disposal of the property, and section 517 that will deal with the permanent disposal of the property. अब 2 मेजर सेक्शन आ गए हमारे पास, एक 516 आ गया, 516A और 517 CRPC का। इसमें अब हम देख लेंगे कि सेक्शन 516A किस प्रॉपर्टी की बात करता है और सेक्शन 157 किसकी बात करता है, 517 सॉरी। तो इन पे जो डिफरेंस है वो भी ड्रा कर लेंगे, और फिर देख लेंगे कि इनके तहत किए जाने वाले ऑर्डर्स किस नेचर के होते हैं और उनके खिलाफ क्या रेमेडी होती है, या उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। यहाँ तक ओके। अभी तक मैंने आपको बताया कि स्पुर्दारी जो है ये वर्ड कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये एक प्रैक्टिशनल टर्म है जो हमारी अमूमन कोर्ट्स में
बोली जाती हैं, ठीक है। जनरल मीनिंग इसके ये हैं कि प्रॉपर्टी को किसी के स्पुर्द करना है, डिस्पोज करना है। जो टर्म जो लॉ ने यूज़ की है वो टर्म है डिस्पोजल ऑफ दी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को 3 तरीक़ों से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। नंबर 1 बाय डिस्ट्रक्शन, नंबर 2 बाय कॉन्सिफिकेशन एंड नंबर 3 बाय डिलीवरी ऑफ दी पोजेशन, ठीक है जी। अब अगली किस्म आ गई कि 2 तरह की डिस्पोजल है, एक इंटरम है और एक परमानेंट है। जो इंटरम है उसको डील करेगा सेक्शन 516A और जो परमानेंट है उसको डील करेगा सेक्शन 517। अब चलते हैं सेक्शन की तरफ, फिर आगे चलते हैं। नज़र आ रहा है जी ये सेक्शन, क्लियर है? पढ़ना शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऑर्डर फॉर द कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। बात क्लियर होगी। 516 किससे डील कर रहा है? जहां पर आपका ट्रायल अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी आप उसका कोई मुस्तकिल फैसला नहीं कर रहे, अभी आप टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जो चीज़ें दे सकते हैं इंटरम डिस्पोजल पर, उस पे ये लॉ डील कर रहा है। उसकी हेडिंग से क्लियर हो गया कि उस प्रॉपर्टी की डिस्पोजल होगी कहाँ पर? उस प्रॉपर्टी की कस्टडी दी जाएगी जिसका अभी ट्रायल पेंडिंग है। अभी उसकी फेट डिसाइड होनी है कि जिस शख्स के ऊपर जिसका ट्रायल चल रहा है अभी डिसाइड होना है कि उसने कन्विक्ट होना है या एक्विट होना है। वो कहता है जी व्हेन एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच, अब ये उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है कि किस प्रॉपर्टी की स्पुर्दारी लेना ज़रूरी है या जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। वो कह रहा है व्हेन एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड। पहली बात, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मुतल्लिका कोई जुर्म कमिट हुआ हो। ओके, समझ आ रहा है ना? बात समझ आ रही है। अब वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देते हुए कह रहा है कि पहली किस्म तो वो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मुतल्लिक कोई ऑफेंस कमिट हुआ। दूसरा जी, एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और विच अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। दूसरी किस्म कौन सी आ गई? वो प्रॉपर्टी जो किसी ऑफेंस को कमिट करने में इस्तेमाल हुई। दोनों की मैंने आपको मिसाल दे दी, ठीक है जी। अब वो 516 कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मुतल्लिक ऑफेंस कमिट हुआ या जो किसी ऑफेंस की कमीशन के लिए इस्तेमाल हुई, इन दोनों प्रॉपर्टी की अब अगली किस्म, इसको थोड़ा कम ही कर दो, मेरा वैसे ही वॉल्यूम बढ़ा चले जी। अब उसकी अगली किस्म पे चलते हैं। अब वो कहता है इज प्रोड्यूस बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी और ट्रायल द कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पज proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial। अब वो कह रहा है कि कोर्ट ने 2 काम करने हैं। प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया कि जिसके मुतल्लिका ऑफेंस कमिट हुआ या जो ऑफेंस कमिट करने में इस्तेमाल हुई बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जब तक अभी उस ट्रायल का कंक्लूजन नहीं हुआ, तो जब कोर्ट को ये मुनासिब लगेगा तो कोर्ट उसकी प्रॉपर कस्टडी का ऑर्डर करेगी। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों करेगी? इतनी इमरजेंसी कोर्ट को क्यों आ गई, क्यों इसकी स्पुर्दारी करने की ज़रूरत पड़ी? अब ऑब्जेक्ट की बात करता है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके, अगर वो प्रॉपर्टी की नेचर ऐसी है कि वो बड़ी जल्दी ख़राब होने वाली है, नेचुरल डिके है, फल है, फ्रूट है, लाइफ स्टॉक है, जो भी है, तो कोर्ट को मे आफ्टर रिकॉर्डिंग सच एविडेंस इफ इट थिंक्स नेसेसरी ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। अगर उसका मालिक नहीं मिल रहा, वो सेक्शन 523 या 524 डील करेगा कि कोर्ट उसको सेल कर सकती है। बहरहाल हमने अपने टॉपिक पे रहना है। 516A की वर्डिंग ये है, वो कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसके मुतल्लिका ऑफेंस कमिट हुआ या जो ऑफेंस की कमीशन में इस्तेमाल हुई, कोर्ट को जब मुनासिब लगेगा कोर्ट उसकी प्रॉपर कस्टडी का ऑर्डर करेगी। और कोर्ट ऑर्डर क्यों करेगी? क्योंकि उनका खदशा है कि ये नेचुरल डिके वाली प्रॉपर्टी है और ये जल्दी ख़राब होने वाली प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही है? स्पुर्दारी किन चीज़ों की हो सकती है? जो ख़राब होने वाली हो, वो वाली प्रॉपर्टी हो जिसमें ऑफेंस कमिट हो गया या जिसके साथ ऑफेंस कमिट हो गया। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा, या ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। 2 ट्रायल कोर्ट्स हैं। तो ये वाली जो 516A की स्पुर्दारी की बात हो रही है, इसका ऑर्डर तब होगा जब अभी ट्रायल कंक्लूड नहीं हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके। ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसका ख़राब होने से उसको बचाया जाएगा। आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी गाड़ी है, उधर गोदाम में खड़ी रहेगी, बारिशें पड़ेंगी, जंग लगेगा, ख़राब हो जाएगी। कोर्ट कहती है कि नहीं,
आप इसका डिटरमिन करें आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ये किसको जानी चाहिए और उसको दे दें। ये भी हम देखेंगे कि किसको जा सकती है किसको नहीं। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी और कैसे स्पोर्टदारी हो सकती है। यहाँ तक तो उसने कहा कि ये चीज़ें हैं जो मिलेंगी। 3 प्रोवाइजो हैं इस सेक्शन के। 3 तरह की जो प्रॉपर्टी है उसकी स्पोर्टदारी आपको नहीं मिलेगी। कितने तरह की? पिछली सवारियाँ बाद आ रही है ना, ठीक है जी। ये तो प्रॉपर्टी उसने मेंशन कर दी, स्पेसिफाई कर दिया कि 3 तरह की शर्तें लगा दी, प्रोवाइजो लगा दिया कि ये 3 किस्म की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। नंबर 1, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। क्या होता है ये? बम धमाका, ठीक है जी। धमाका खेस जो मवाद है, द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और हैंडेड ओवर टू एनी पर्सन अदर देन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस डीलिंग विद और एन ऑथोराइज्ड डीलर इन सच सब्सटेंसेस। किसको चली जाएगी वो प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो ये क्या होगी? ये क्या होगी? जब्त होगी, ठीक है जी। कॉन्फिस्केट होगी ये प्रॉपर्टी, इसको जब्त कर लिया गया। एक मोड। अब वो कहता है अब इस तरह नहीं होगा। एक FIR दर्ज हुई जी, मैं पेशावर नाके पे खड़ा था, एक गाड़ी को चेक किया गया, गाड़ी का नंबर यही था, गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें से 4 ग्रेनेड निकले और उसका जब चेकिंग करके बंदे की जामिया तलाशी ली गई, उसका ID कार्ड निकला और वो हाजी अल्लाह दिता खान साहब थे कोई। अब कल को हाजी अल्लाह दिता साहब कहें जी वो जो मेरे 4 ग्रेनेड निकले थे ना उनकी स्पुर्दारी दे दें, ऐसे होगा? पहली शर्त उसने लगा दी कि अगर धमाका खेस मवाद है तो वो जब्त कर लिया जाएगा, गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, आपको उसकी स्पुर्दारी नहीं मिलेगी। नंबर 2, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, दूसरा प्रोवाइजो, इफ द प्रॉपर्टी इज अ डेंजरस ड्रग, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर और एनी अदर थिंग्स, यानी कि चर्च पकड़ी गई है, शराब पकड़ी गई है, इनका क्या किया जाता है? फिर इनको क्या किया जाता है? इनको क्या किया जाता है? तबाह किया जाता है, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब देखें हम तीनों की मिसालें इसी में से निकाल लेंगे, ठीक है जी। आप देखें, अब वैसे इसको अभी नारकोटिक्स एक्ट डील करता है, लेकिन आप नारकोटिक कहें जी मेरे से 14 किलो चर्स पकड़ी गई थी, चले मैं तो अंदर हूँ तो वो मेरी करोड़ों रुपए की चर्स है, वो तो मुझे स्पुर्दारी पे दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। पहली चीज़ हमने बता दी, एक ये कि जो धमाका खेत मवाद है उसकी स्पुर्दारी नहीं हो सकती। दूसरा, जो शराब है, चर्स है, इन चीज़ों की भी स्पुर्दारी नहीं हो सकती, इनको क्या किया जाएगा? डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट वन जी, हाँ, इनका किया क्या जाएगा? क्या किया जाता है जी इनको? अगर इनको कोर्ट में पेश करना है तो फिर क्या किया जाएगा? शाबाश शाबाश जी, इत्तेफाक करते हैं इसके साथ। कितना सैंपल लेते हैं हम नारकोटिक्स में अमूमन? थोड़े यार 5%। कितना हम सैंपल लेते हैं? 5%। अब वो कहता है कि अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है, आपने जब्त कर ली है, तो आप उस प्रॉपर्टी का 5% अमूमन हम लेते हैं ये नारकोटिक्स के केसेस में, जो उसके सैम्पलिंग करवाते हैं, फिर उसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए वो जाती है। अब वो कहता है कि वो जो आपने लिक्वर, वो शराब, वो चर्स आपने पकड़ी है, उसमें से आप उसकी जो टाइम बिंग लॉ इन्फोर्स होगा उसके मुताबिक सैम्पलिंग कर लेंगे और उन सैंपल्स को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हीं सैंपल्स को प्रॉपर्टी एज होल समझा जाएगा। बात समझ रहे हैं? और बाकी की जो रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी बची है उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय। बात समझ आ रही है? ये कह रहा आगे। अब वो कहता है जी, मे आइदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ इट्स ऑन मोशन एंड अंडर इट्स सुपरविजन द कंट्रोल ऑब्टेन एंड प्रिपेयर सच नंबर ऑफ सैंपल्स, कि जो भी लॉ रिक्वायर कर रहा होगा आप उसके सैंपल्स प्रिपेयर करेंगे ऑफ द प्रॉपर्टी, इट मे डीम फिट फॉर द सेफ कस्टडी एंड प्रोडक्शन बिफोर इन एनी अदर कोर्ट, और उसी सैंपल्स को आप मुख्तलिफ कोर्ट्स में या अदारों में पेश करेंगे। एंड कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसको आप क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर अ सर्टिफिकेट इशू बाय इट दैट बिहाफ। लास्ट में उसने क्लैरिफाई कर दिया, प्रोवाइडेड आल्सो सच दैट सच सैंपल शैल बी डीम टू बी होल ऑफ द प्रॉपर्टी इन एन इंक्वायरी और प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू सच ऑफेंस बिफोर एनी अथॉरिटी और कोर्ट, कि ये जो सैंपल वगैरह पेश किए जाएंगे इनको ही तकरीबन तमाम प्रॉपर्टी समझा जाएगा। क्लियर?
अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है जी बेटे। तीसरे पॉइंट में वो यही कह रहा है कि वो जो सैंपल लिए जाएंगे ना, वो जो ड्रग्स वगैरह पकड़ी जाएगी, वो सैंपल ही प्रॉपर्टी एज होल कंसीडर्ड होंगे और उनको बार बार प्रॉपर्टी को वहाँ से नहीं लाया जाएगा, बल्कि उसको उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए दोनों मिसालें आ गई। अगर वेपन पकड़ा जाता है, बारूद पकड़ा जाता है तो वो जब्त हो गया, अगर कोई ड्रग्स पकड़ी जाती है तो वो डिस्ट्रॉय होगी। तीसरा अभी भी हमारे पास पेंडिंग है कि बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये कोर्ट ने देखना है कि कौन सी चीज़ है दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो सेक्शन 156A के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने ये पढ़ा कि सेक्शन 156A डील करता है स्पुर्दारी से, लेकिन स्पुर्दारी का जो वर्ड है वो लॉ में कहीं नहीं लिखा गया। और ये सेक्शन हमें बताता है कि प्रॉपर्टी की डिस्पोजल आपने कैसे करनी है और किस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी जिसके मुतालिक कोई ऑफेंस कमिट हुआ और वो प्रॉपर्टी जो किसी ऑफेंस की कमीशन में इस्तेमाल हुई, ठीक है जी। उसके लिए कोर्ट देखेगी कि इसकी प्रॉपर कस्टडी किसके पास जानी चाहिए और कोर्ट उसका एक मुनासिब ऑर्डर करेगी, ठीक है जी, कि ये किसको जानी चाहिए उसका ऑर्डर करेगी। उसके बाद हमने इसमें यह देखा कि ये वो वाली प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र हो गई और इसका हो गया, तो फिर 3 तरह के कोर्ट ने इसमें हमें बताया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो हमें मिलेंगी नहीं। एक तो ये जो धमाका खेस मवाद है वो हमें स्पुर्दारी पर नहीं मिल सकता। दूसरा वो है कि जो ड्रग्स हैं, जो इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें हैं, शराब है, लिक्वर है, ये भी हमें नहीं मिलेगा। और इसको क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें से सैंपल ले लेंगे उस मुनासब के मुताबिक जो का लॉ टाइमिंग इन फोर्स है। जैसे जनरल प्रैक्टिस चलती है कि 5% लेते हैं, फिर उन्हीं सैंपल्स को हम कोर्ट्स में या मुतलका लेबॉर्ट्री में भेजेंगे और उन्हीं सैंपल्स को प्रॉपर्टी एज होल कंसीडर किया जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन प्लीज़? जी, अगर ड्रग है तो उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। जब तक केस का फैसला नहीं होता इसको तब तक रखते हैं माल खाने में। जैसे ही केस का फैसला हो जाता है, अगर कोर्ट उसमें फिर ऑर्डर करती है, अभी हम इंटरम की बात कर रहे हैं, अभी इंटरम में ली इसको डिस्ट्रॉय, अभी उसने लॉ बताया कि इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। सेक्शन 517 बताएगा कि कब उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, कब नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉ। ये बेटे डार्क एस्पेक्ट हैं, कुछ चीज़ें चली हुई हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी ये भी देख लेंगे कि अगर पुलिस वाले डिस्ट्रॉय नहीं करते तो क्या होता है, ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी प्लीज, यहां तक 516A के तहत कोई क्वेश्चन? अब इसमें जो ऑर्डर किया कोर्ट ने, ये किस नेचर का होगा वैसे जनरली? इंटरम ऑर्डर, ठीक है जी। ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। ये कौन सा ऑर्डर है? इंटरम ऑर्डर है। और इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील होती है? सोचो, तो क्या लगाओ मुसलमानों फरदौस की लॉन आपकी, तो क्या लगाएं जी? इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील होती है, क्या हो सकता है? रिवीजन होती है, ठीक है जी। इंटरम ऑर्डर के खिलाफ क्या होता है जी? रिवीजन होती है, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। अभी इसकी में भी जो फाइनल ऑर्डर आए, जब ट्रायल कंक्लूड हो, तो ये वाला ऑर्डर रिवर्ट करना पड़ जाए, ये वाला ऑर्डर सेट असाइड करना पड़ जाए। इसलिए इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, इसके खिलाफ रिवीजन होती है। अब 516A का जो ऑर्डर है, ये इंटरम ऑर्डर है, इसकी मैंने आपको नेचर भी बता दी और इसके खिलाफ अपील लाए नहीं करती और इसके खिलाफ हमने क्या फाइल करना है? रिवीजन फाइल करना। ओके, ऐसी बुनियादी गलतियाँ होती हैं। यह इंटरव्यू में भी पिछली बार सवाल आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 516A और 517। बड़े बच्चों को नहीं आया था ये, इसका था कि क्या डिफरेंस है इसमें। बुनियादी डिफरेंस यही था कि ये इंटरम ऑर्डर को डील करता है, वो फाइनल ऑर्डर को डील करता है, और फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील होती है, इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होती। अब चलते हैं सेक्शन 157 की तरफ। वहां तक क्लियर है? अब ये कहता है ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच ऑफेंस कमिटेड। वहां क्या हो रहा है? वहां सिर्फ इंटरमली कस्टडी आपको दी जा रही है।
अब यहाँ उसके मुतालिक मुकम्मल एक हुक्म आने लगा है कि इसको करना क्या है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको कॉन्सिफिकेट करना है, या इसको किसी को डिलीवर करना है। ठीक है जी, पढ़ता हूँ जी मैं। When an inquiry or trial in any criminal court is concluded, क्लियर होगी बात। 516A क्या था, जहाँ ट्रायल, ये क्या कह रहा है, जहाँ ट्रायल। अब इसको क्या करना है कि अब फाइनली, अब जो भी इनकी फेट डिसाइड करनी है वो फाइनल डिसाइड होनी है। द कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर, किस तरह के ऑर्डर करेगी कोर्ट जी, एज इज थिंक फिट फॉर द डिस्पोजल बाय डिस्ट्रक्शन। पहला ऑर्डर हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। पहला मोड क्लियर हो गया जी। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होगी, ड्रग्स, लिक्वर, शराब, ओके। दूसरी कॉन्सिफिकेशन, कौन सी प्रॉपर्टी जब्त होगी, धमाका खेज मवाद या वो ऐसी चीज जो दोबारा पब्लिक को नहीं दी जा सकती। थर्ड वन जी, और डिलीवरी टू एनी पर्सन क्लेमिंग इज टू बी इंटाइटल्ड टू पोजेशन देयर ऑफ अदरवाइज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट इन कस्टडी रिगार्डिंग whether any offence appear to have been committed or which have been used for the commission of offence। आप देखें बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। 516 में अभी हम भी तय कर रहे थे कि अभी इसको कस्टडी पे ले जाओ, अभी देखते हैं। अब वो फाइनल ऑर्डर कर रहा है कि अगर तो ड्रग है तो उसको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। अगर कोई धमाका खेज मवाद है तो उसको क्या कर लें, जब्त कर लें। और अगर डिलीवरी करनी है पोजेशन की तो किसको करें, जो इंटाइटल था। ये इसने बड़ी एक बात की। जनरल एक कंसेप्ट चलता था कि ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की जाती थी वो लास्ट पोजेसर को की जाती थी, लेकिन लॉ ने इसको 2016 में क्लियर किया कि एक जजमेंट आई थी, आई थिंक ने शेयर की हुई थी, लिख लें 2011 PCRLJ पेज नंबर 729। अगर मैं चोर हूँ, मैंने गाड़ी चोरी की, मैं नाके पे पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि ये बंदा था, ये चोर था, नाके से इससे गाड़ी पकड़ी गई, मैं कहूँगा मैं लास्ट पोजेसर था, गाड़ी दे दें। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अभी भाईजान मेरे ये छोटा भाई फरमा रहे थे कि अभी भी गाड़ी लास्ट पोजेसर को दी जाती है। मैंने हाँ इंटरम कस्टडी की बात कर रहा हूँ। मुझे नाके पे रोका गया, मेरे से चोरी की गाड़ी बरामद होगी, उस गाड़ी पे पर्चा था कि ये चोरी हुई है, और मैं चोर भी साबित हो गया, तो लास्ट पोजेसर कौन था? कहाँ से पड़ा है, कहाँ से पड़ा है? कोर्ट्स कहती हैं लास्ट पोजेसर होना जरूरी नहीं है, लॉफुल पोजेसर होना चाहिए। अब लॉफुल पोजेसर को आप कैसे डिटरमिन करेंगे, कौन होगा लॉफुल पोजेसर? इसी में लिखा हुआ उसने, जिसकी पोजीशन डिस्प्यूटेड नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट आ गया, लेकिन लॉ कुछ और कह रहा है ना जी। इंटाइटल्ड है, वो कह रहा है वो बंदा जिसने इंटाइटलमेंट शो की, जिसने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया बिफोर कोर्ट, जिससे लगे कि यही लॉफुल पोजेसर था, तो गाड़ी इसको आपने, या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपने इसको डिलीवर कर लिया। बात समझ आ रही है प्लीज जी? 2011 PCRLJ 729 LJ पेज नंबर 729। ओके, बात समझ आ रही है जी? हमारा समझ आई है? कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर करेंगे यार, कोई जल्दी नहीं, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, आपको हो सकती है। क्लियर? ओके, फिट आगे चले जी। चले, अब देखें, अब ये इसने तो फाइनल ऑर्डर कर दिए, इसने केस का ट्रायल का कंक्लूजन निकाल कर इसने ये कंक्लूड कर दिया 517 ने कि ये प्रॉपर्टी भाईजान ड्रग थी। अब जो सैंपल था उससे साबित भी हो गया, बंदा कन्विक्ट भी हो गया, ये प्रॉपर्टी आप डिस्ट्रॉय कर। फिर इसने देखा कि नहीं जी ये बारूदी मवाद था, ठीक है, जुर्म साबित हो गया, ये गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर को दे देंगे, ये इसको वापस नहीं करना। इसने ये भी डिटरमिन कर दिया, इसने गाड़ी उस शख्स को दी जिसने ये साबित कर दिया कि मैं इसको लेने के लिए इंटाइटल्ड भी हूँ और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट भी हैं जो मैंने प्रोड्यूस किए हैं और मैं लॉफुल
पोजेसर भी हूँ, ठीक है। वो जो एक जनरल परसेप्शन चलती है कि लास्ट पोजेसर को दिया जाएगा, तो उस पर थोड़े से व्यूज़ इस जजमेंट में चेंज आगे कोर्ट ने कहा खाली लास्ट पोजेसर होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए लॉफुल पोजेसर होना ज़रूरी है, और उसका मैंने आपको बता दिया लॉफुल पोजेसर क्या होता है। आगे चलते हैं। When a high court or court of session makes such order and cannot through its own office conveniently deliver the property to the person entitled thereto, such court may direct the order to be carried into effect by the district officer revenue। ये तो सिंपल सी बात है कि किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है तो कोर्ट उसको थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जो है उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। अगली बात जो आपको बतानी है, when an order is made under this section, such order shall not except where the property is livestock or subject to speedy and natural decay, and save as other provided subsection 4 to be carried out to 1 month or when an appeal is presented until the appeal has been disposed of। ये क्या कह रहा है, पढ़ें इसको एक बार। वो तो उसने एक मिसाल दी ना लाइव स्टॉक की, कहना क्या चाह रहा है, इसने तो ऑर्डर कर दिए, कंक्लूजन कर दिया, ट्रायल का कंक्लूजन कर दिया, फिर कह भी दिया मेरे ऑर्डर कौन अफेक्टिवली इन्फोर्स कराएगा। ये सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, पढ़े तो सही, कोशिश तो करें, मैं रुक रुक के पढ़ता हूँ। व्हेन एन ऑर्डर इज मेड, जब कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, अंडर दिस सेक्शन ऑर्डर शैल नॉट, नहीं होगा, एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज लाइफ स्टॉक और सब्जेक्ट टू द स्पीडी एंड नेचुरल डिके एंड सेव एज प्रोवाइडेड। ये सेव एज प्रोवाइडेड क्या होता है, अगर कहीं और कोई चीज़ लिखी है तो, नहीं तो फिर है ही है सेव एज प्रोवाइडेड कि अगर कोई चीज़ हो रहा है, अदरवाइज फिर यही है। अब वो कह रहा है कि जब कोर्ट ने फाइनल कंक्लूजन किया, मैंने समझ लग गई है कि नहीं होना अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, अब वो कह रहा है अगर तो लाइफ स्टॉक है या ऐसी चीज़ है जो नेचुरल डिके की है, जो अभी ख़त्म होने वाली है, तबाह होने वाली है, ज़ाया होने वाली है, पेरिशेबल है, तो फिर कोर्ट ने जैसे ही ये ऑर्डर किया तो उसको वो डिलीवर कर देनी है जिसकी वो बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोर्ट वेट करेगी कितना, क्यों, क्योंकि अपील ना आ जाए। अगर अपील आ जाती है तो कब तक फिर नहीं कहा जाएगा, जब तक वो अपील का फैसला। अब आपको एक चीज़ और समझ आ गई कि 517 के जो ऑर्डर हैं ये क्या हैं, और ये अपीलेबल क्यों हैं, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर हैं। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर हैं और इनके खिलाफ अपील लाए करती है, और जब तक अपील की रेमेडी एग्जॉस्टेड नहीं होती वो जो जजमेंट है वो फाइनलिटी अटेन। बात समझ आ गई, ओके, पक्की बात है। अब इसको ओवरव्यू करते हैं। 517 में उसने बताया कि प्रॉपर्टी के मुताबिक फाइनल ऑर्डर आ जाएंगे कि क्या इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना है, या इस प्रॉपर्टी को कॉन्सिफिकेट करना है, या इस प्रॉपर्टी का पोजेसन जो है वो डिलीवर करना है। सारी चीज़ें उसने क्लियर कर दी। और पोजेसन किसको डिलीवर किया जाएगा, जो लॉफुल इंटाइटल है और लॉफुल पोजेसर है। कब किया जाएगा डिलीवर, अगर तो पेरिशेबल थिंग्स नहीं है, लाइफ स्टॉक नहीं है, कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, अगर तो वो हैं तो फिर फौरी दे दी जाएंगी। अगर वो नहीं हैं तो फिर क्या किया जाएगा, 30 दिन का इंतज़ार किया जाएगा, और फिर जब अपील आ जाएगी तो फिर अपील के फैसले तक उन चीज़ों को होल्ड करके रखा जाए। हमारी आपके सवाल का जवाब था कि कब तबाह की जाएगी, ठीक है जी। अब आप देखें 3-4 बेसिक डिफरेंस जो है 516 के और 517 के आ गए। पहला कि वो इंटरम कस्टडी से डील करता है, और 517 किससे डील करता है, परमानेंट कस्टडी से। वो इंटरम है और ये परमानेंट है। उस ऑर्डर की नेचर क्या है, इंटरम ऑर्डर है, और उसके खिलाफ क्या नहीं होता, अपील नहीं होगी, रिवीजन होगी, ठीक है जी। इसकी नेचर क्या है, अपीलेबल ऑर्डर है, ठीक है जी। और ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये 3 बुनियादी डिफरेंस हैं कि वो इंटरम ऑर्डर है, वो टेम्परेरी कस्टडी से डील करता है और उसके खिलाफ अपील लाए नहीं करती। ये परमानेंट कस्टडी से डील करता है, ये फाइनल ऑर्डर होता है और इसके खिलाफ अपील लाए करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्पोर्टदारी जी। अब इस साइटेशन पे चलते हैं। एनी क्वेश्चन जी, प्लीज़। बेटे तब तक रखा जाएगा अगर वो पुलिस कस्टडी में
ज़ाया हो जाती हैं तो फिर कल को आप अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कोर्ट से। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, फ़र्ज़ करें कि ये मिस्टर ए एंड बी है और ही इज़ इंटाइटल्ड टू गेट द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और अगर उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर डेफिनेटली कंटेम्प्ट में जाते हैं, बल्कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में चले जाते हैं। कार्रवाई होती है पुलिस वालों के ख़िलाफ़ महकमाना के इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को ओबे नहीं किया, और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत फिर जो भी प्रोसीडिंग चलती है वो। देखो वो ये होता है ना, अभी ये नारकोटिक्स के केसेस हैं, इसमें स्पुर्दारी जनरली प्राइम विषय नहीं मिलती है आपको, इससे नारकोटिक्स एक्ट डील करता है, आपको नहीं मिलती है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ट्रायल भी कोई इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं होते हैं। अब उन ट्रायल को कंक्लूजन के लिए कुछ साल 6 महीने लग जाते हैं, वो साल 6 महीनों में ख़राब हो जाती हैं जब, तो बाद में अगर बंदा बरी होता है तो ये एक डार्क आस्पेक्ट है कि बंदे को फिर मिलता वही है जो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, जो भी उसका ढांचा बचता है। लेकिन सर्टेन केसेस में कोर्ट कंपनसेट ज़रूर करती है अगर आप उसको कहीं पर आगे करें। ये प्रैक्टिस है लॉ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये होता है जनरली थानों में होता है ऐसे। जी प्लीज़। हाँ ठीक है। नहीं देखें, जब तक आपके पास इंटरम, अभी एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना इसकी, आप उसमें यही लिखते हैं कि जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक इसकी कस्टडी मुझे दे दी जाए। जब कोर्ट रिक्वायर करेगी मैं कोर्ट के सामने इसको प्रोड्यूस करूँगा, और उसके लिए मैं श्योरिटी बॉन्ड भी देने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट बल्कि श्योरिटी लेती है, प्रॉपर्टी से ज़्यादा की लेती है। अब जब वो आपके पास कस्टडी में है, डेफिनेटली उसकी रेनोवेशन, उसकी मेंटेनेंस, वो सारा तो आपकी तरफ मेंटेनेंस वगैरह तो आप पे जाएगी, केस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ कोई इफेक्ट नहीं है। लाइक हाँ वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं ना, पुलिस रिपोर्ट आती है, यही बताने लगूँ, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आती है। अब इसका प्रोसीजर, अब लॉ हमने देख लिया, लॉ समझ आ गया, अब इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। प्रोसीजर ये है कि जब भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो पुलिस ने सीज्ड की है, उसको जब्त किया है, तो हमने एक एप्लीकेशन मूव करनी है। कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे? अगर वो ट्रायलेबल बाय सेशन है तो कब सेशन के पास जा सकती, कब नहीं? नहीं ना, ये बड़ा बुनियादी सवाल है, प्रैक्टिस का सवाल है ये। माँ सदके जाए, मैं वो बात ही नहीं कर रहा क्यों जाएगी? अगर तो कोई ऑफेंस ऐसा है जो ट्रायबल बाय कोड ऑफ सेशन है, जब तक उसका चलान सबमिट नहीं होगा ना, तो उसकी भी स्पुर्दारी मैजिस्ट्रेट के पास ही जाएगी। अगर उसका चलान सबमिट हो गया और वो कोर्ट ऑफ सेशन में लग गया है, तो फिर स्पुर्दारी कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाएगी। अदरवाइज़ प्रामा विषय जो पहली स्पुर्दारी होती है वो हमेशा कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में ही जाती है, ठीक है जी। हम ऊपर लिखते भी यही हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, इन द कोर्ट ऑफ एरिया मैजिस्ट्रेट लाहौर, और जो भी आपको लगता है। ये मैंने कुछ चीज़ें प्रोसीजरली लिखी हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वर्ड जो है ये स्पुर्दारी का कहीं पर डिफ़ाइन नहीं है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि जब आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो आपने किन चीज़ों को उसमें मेंशन करना है। वो कहता है फॉर ऑर्डर ऑफ स्पुर्दारी देयर मस्ट हैव बीन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल। जिस चीज़ की आप स्पुर्दारी चाह रहे हैं उसके मतलब या तो इंक्वायरी चल रही हो या ट्रायल चल रहा हो या वो इन्वेस्टिगेशन में हो। डिफरेंस पता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन? शाबाश, एक हो गया। इंक्वायरी कब करता है? बिफोर ट्रायल। शाबाश, ट्रायल जब ये बच्चा ठीक है भाई, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जी। इन्वेस्टिगेशन आपकी पुलिस करती है जिसमें एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। इंक्वायरी आपकी मैजिस्ट्रेट करता है कि सफिशिएंट एविडेंस आ चुकी हैं, इसका चार्ज फ्रेम कर दिया जाए या ना। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। अब वो कहता है कि कोई एक चीज़ ज़रूर पेंडिंग हो जिसकी आप कस्टडी मांग रहे हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन में हो वो, या इंक्वायरी चल रही हो, और या ट्रायल चल रहा हो, ठीक है जी। द प्रॉपर्टी शुड बी रिगार्डिंग विच ऑफेंस अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड, ये हमने पढ़ लिया।
property which has been used for the commission of offence, it has been taken into custody and its seizure is reported to the magistrate and it is produced in the court. इसका पर्पज़ भी मैंने आपको बता दिया कि इसलिए इसका पर्पज़ ही यही है कि जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जाए। उसके बाद स्पुर्दारी के लिए इंटाइटलमेंट कौन होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि लास्ट पोजेसर भी होगा और इंटाइटल पर्सन भी होगा। अगर वो लॉफुल पोजेसर होना उसके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्राइमा फिशाई जो अपनी इंटाइटलमेंट शो करता है स्पुर्दारी उसी को दी जाती है। उसके बाद आ जाए श्योरिटी बॉन्ड। अब ये प्रोसीजरल चीज़ है, क्योंकि आप लिख कर देते हैं कि कोर्ट को मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब मैं जो ये गाड़ी जो है कोर्ट में प्रोड्यूस कर दूंगा, क्योंकि इसकी मुझे जो कस्टडी है वो इंटरमली दी गई है। अब कोर्ट कहती है कि कोई ना कोई चीज़ ज़मानत रखो, श्योरिटी के तौर पर कोई चीज़ जमा करवाओ, अगर तुम ये गाड़ी नहीं लेके आते तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर कोर्ट ऑर्डर करती है, फ़र्ज़ करें 30 लाख की गाड़ी है तो कोई 5 लाख ऊपर रख के कोर्ट आपको कहेगी कि 35 लाख की श्योरिटी सबमिट कर। आप उसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, किसी दूसरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं एज ए श्योरिटी। जब तक आप श्योरिटी नहीं देंगे तब तक आपकी स्पुर्दारी के ऑर्डर नहीं होंगे। एक चीज़ किस्तों पे मैं लेने जाऊं वही चीज़ मैं ज़मानत रहा रहा हूँ, क्या होगा। एक चीज़ मैं जाता हूँ किस्तों पे लेने, तो उसके लिए तो मैं वो चीज़ श्योरिटी पे रखवाऊंगा जो दूसरी है कि अगर ये वापस नहीं आती तो फिर ये ले ली जाएगी। प्रोसीजर समझ आ गया जी। इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखनी है, किन ग्राउंड्स पे लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया है। इलाका मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिपोर्ट तलब करेगा किससे, मुतलका जो थाना है या मुतलका FIR का जो IO है उससे। वो रिपोर्ट बना के देगा कि ये चीज़ मेरे पास कब से, कहाँ से, किस से, कैसे बरामद हुई है और मेरी खुफिया अलानी तफ्तीश के मुताबिक ये चीज़ इसकी है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, कोर्ट ने स्पुर्दारी देते वक्त अगर टाइटल डिस्प्यूट है तो उसका फैसला नहीं करना, वो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। सिविल कोर्ट ने देखना है कि इंटाइटलमेंट किसके पास है, तो फिर कोर्ट ने इसको देख लेना है एज़ पर रिपोर्ट ऑफ द पुलिस कि ये लास्ट लॉफुल पोजेसर कौन था, ये उसको डिलीवर कर दी जाएगी। जी मार्क पुलिस वाले जितनी देर की कोर्ट डेट डालेगी, फ़र्ज़ करें आज आपने पिटीशन फाइल की है, ये एप्लीकेशन ठीक है, आज आपकी फ़ाइल की स्टैंप लगेगी, इसमें रीडर साहब ऑर्डर लिखेंगे कि ये फ्रेश जो एप्लीकेशन है स्पुर्दारी की है, तो बराए हुक्म SHO थाना फलाना फलाना जमा कराए जाने रिपोर्ट अगली डेट डाल दें। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं, जब कोर्ट रिक्वायर करेगी। आगे चले थे। हाँ, अब ये एक एप्लीकेशन है जो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिखी है। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, ये बाज़ार में भी आपको एक सफ़े की एप्लीकेशन मिल जाएगी, उस पर उर्दू में उन्होंने 5-7 लाइनें लिखी होती हैं। ये माल मुकदमा है जी, ये गाड़ी का नंबर है जी, मैं इसका इंटाइटलमेंट हूँ, तो मेरी नीचे लिखा होता है दरख्वास्त गुजार और साइन कर दिए जाते हैं। होता ये है कि जब आप फ़र्ज़ करें वो स्पुर्दारी या आपको मिलती है या नहीं मिलती, फिर आप रिवीजन में आते हैं या फिर आगे हाई कोर्ट तक मामला जाता है, तो फिर जब वो आपकी ग्राउंड्स ही कोई नहीं होती, किन ग्राउंड्स पे आप स्पुर्दारी क्लेम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। जी महकमाना कार्रवाई, पुलिस का हर वो काम जो पुलिस ने करना है, अगर वो नहीं करती तो आपके पास रेमेडी मौजूद है, आप उनके फॉरम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये पुलिस ने गाड़ी, अगर तो वो डॉक्यूमेंट्स पे आ गई है ना, FIR में लिखी गई है, फिर कभी भी नहीं वो कह सकते, क्योंकि वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि ये हमने अपने कब्जे में ली है। बैलर लेकर रिकवर करने से ही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस चलती है ये। देखिए जी, सबसे ऊपर आप लिखेंगे इन दी कोर्ट ऑफ लर्न एरिया मैजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन शादमान लाहौर, ये मैंने कोई भी लिख दिया फर्जी, ठीक है जी। जो अप्लाई करने वाले हैं वो खालिद महमूद साहब हैं, उनका नाम पता आएगा, ये कंप्लेनेंट भी हैं, इन्होंने FIR भी करवाई हुई है और एप्लीकेंट भी हैं। रिस्पोंडेंट पे स्टेट आ गई, इस तरह इसका टाइटल आएगा जी, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156A CRPC फॉर स्पुर्दारी 516 सॉरी फॉर स्पुर्दारी ऑफ अ कार नंबर सो एंड सो, सारा इंजन नंबर चेसी नंबर लिख के ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट, फिर हम FIR का नंबर लिखते हैं, जिस तारीख की FIR है उसकी डेट लिखते हैं, उसका ऑफेंस लिखते हैं, थाना लिखते हैं और डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं। उसके बाद देखें फिर पहला लिखते हैं हम, दैट द ब्रीफ फैक्ट्स गिविंग राइज टू द फाइलिंग प्रेजेंट एप्लीकेशन आर दैट
इसमें आप फैक्ट लिखेंगे। अब इसमें वो लिख रहा है कि आई एम ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये गाड़ी का मैं ऑनर हूँ। विच हैड बीन स्टोलन बाय अननोन पर्सनस, जो चोरी कर ली गई थी किसी नामालूम अफराद की तरफ से। रिगार्डिंग विच FIR नंबर जो मैंने ऊपर लिखा, ये वाली FIR जो है वो मैंने थाने में रजिस्टर्ड करवाई है और उसको मैंने FIR को एज एनेक्सर A लगाया। मैंने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से वो मैंने एनेक्सर B लगाए हैं और इसके साथ थर्ड वन जो भी मैं प्रूफ देना चाहता हूँ ओनरशिप का वो लगाया मैंने। उसके बाद दैट अबव सेड एप्लीकेंट्स कंप्लेनेंट्स कार हैज़ बीन रिकवर्ड बाय एंटी कार लिफ्टिंग पुलिस नवाब टाउनशिप। मुझे मेरे इल्म में आया कि ये टाउनशिप में मेरी गाड़ी खड़ी है और उन्होंने ये रिकवर कर ली है। दैट एप्लीकेंट्स पिटिशनर कार इज़ नाउ इन कस्टडी ऑफ एंटी कार लिफ्टिंग पुलिस स्टेशन नवाब टाउनशिप लाहौर एंड हैज़ बीन केप्ट एन ओपन प्लेस एंड इफ़ द सेम इज़ नॉट हैंडेड ओवर। ये देखें ये बाप की ग्राउंड्स आ गई कि उन्होंने ओपन प्लेस पे खड़ी की हुई है। अगर ये मुझे हैंडेड ओवर नहीं होती तो इट इज़ डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और डैमेज कॉजिंग इररेपरेबल लॉस टू दी एप्लीकेंट, जिससे मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होने का खदशा है। दैट द अबव सेड कार इज़ नो मोर रिक्वायर्ड बाई इंक्वायरी ऑफिसर एंड एनी कार लिफ्टिंग पुलिस एंड कीपिंग इन कस्टडी विल नॉट सर्व एनी पॉजिटिव पर्पज़। अब मेरी गाड़ी जो है वो इनको किसी इंक्वायरी, किसी ट्रायल या किसी इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद दैट द एप्लीकेंट अंडरटेक्स, ये बात जो मैं आपको बता रहा था, मैं कह रहा कि मैं अंडरटेकिंग देता हूँ टू कीप द सेड कार इन, भाई जन आपका क्वेश्चन आ गया, टू कीप द सेड कार इन सेफ कस्टडी and also undertakes to produce the same as when required desired by the police or any court of law। जब जहां मुझे पुलिस कहेगी या कोई भी कोर्ट जो मेरे से रिक्वायर करेगी कि इस गाड़ी को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात, दैट इफ द स्पुर्दारी ऑफ सेड कार इज हैंडेड ओवर टू द एप्लीकेंट, अगर ये कार की स्पुर्दारी मुझे देते हैं तो ही इज़ रेडी टू फर्निश सिक्योरिटी इन टाइट सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस लर्नड को, तो मैं श्योरिटी भी जमा करवाने के लिए तैयार। बात समझ आ रही है। उसके बाद आपने लिखना है दैट इन अबव सर्कमस्टांसेज एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट द स्पुर्दारी ऑफ दिस व्हीकल, ठीक है जी, मुझे दी जानी चाहिए। नीचे आपने प्रेयर करनी है। इसी तरह का आपने एक एफिडेविट लगाना है उस बंदे का और उसके साथ आपने अपना इंडेक्स लगाना है और आपने इसको फाइल कर दें। ओके। अब जैसे ही आप फाइल करेंगे ये वाली एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट, ये बेटे देखें क्या चीज़ है ये, इसी एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहला स्टेप होगा कि जो है नोटिस जो है वो और रिपोर्ट के लिए नोटिस इशू किए जाएंगे SHO को या कंसर्न IO को। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी फिर कोर्ट आफ्टर सेटिस्फेक्शन, जब कोर्ट को ये अच्छा लगेगा कि ये किसके पास जानी चाहिए तो उसका प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर होने के बाद आप श्योरिटी जमा कराएंगे। श्योरिटी जमा कराने के बाद आपको रोप कार मिलेगी, वो लेके आप थाने चले जाएंगे और आपकी जो गाड़ी है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ओके। कोर्ट ऑर्डर में लिखती है कि एप्लीकेंट इज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द श्योरिटी अमाउंट विद इन 3 days, 7 days, 5 days आफ्टर द ऑर्डर। जी सर, वो अक्सर ये होता है कि सब्जेक्ट टू दैट सबमिशन ऑफ श्योरिटी, हाँ, जब तक आप जमा नहीं कराएंगे आपको रोप कार नहीं मिलेगी और ये इसी तरह ही ऑर्डर होता है। जी एनी क्वेश्चन? एक चीज़ पुलिस के पास ही नहीं है, चोरी होगी, आपने कहीं इतला भी नहीं दिया तो जो भी है आपने तो कहीं नहीं ना कहा कि ये मेरी चोरी हुई है, उस पर आप खामोश हैं, कोर्ट आपके राइट पे खामोश है। वो माल खाने में जमा हो जाती चीज़ें। ऐसा होता है कि रूल 134 पुलिस रूल के तहत पुलिस प्रॉपर्टी उठा लेती है, जिसको ये नहीं पता होता या अगर पता भी होता है तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये खिलाड़ी है बंदा, तो उसको किसी ऑफेंस से रिलेट नहीं करते, तो वैसे ही पकड़ के रखते हैं, माल खाने में जमा हो जाती। तो फिर उसका हाल ये होता है कि उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम, अगर उस टाइम के 6 month कोई क्लेमेंट आ जाता है तो नहीं आता तो वो नीलामी हो जाती है सोल्ड आउट कर देते हैं 524 के तहत। अब ये उसकी सुपरदारी का तरीका फिर ये होता है कि जो मुतलका SP होता है उसको आपने जाके एप्लीकेशन देनी होती है और वो फिर आपको आइडेंटिफाई आपने करना है ना, ये मेरी चीज़ है। सारी चीज़ करके वो हैंड ओवर करते हैं, उसके फिर आपको रिपोर्ट नहीं आता। ओके जी। जी ऑनरशिप का फैसला नहीं करना स्पुर्दारी वाली कोर्ट ने,
अगर जॉइंट है उनमें से कोई एक जाके और वो अपने आप को साबित कर देता है मैं लास्ट पोजेसर भी हूँ, मेरे से ये गाड़ी आई है, मेरे ही कब्जे में थी, तो उसको हो जाएगी। फिर आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस स्पुर्दगी होल्ड कर ली जाती है। जी बेटे रिपीट करें इसको एक बार, जनरली अब रिपीट करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आज हमने पढ़ा स्पुर्दगी का जो लफ्ज़ है वो लॉ में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जो लॉ में वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को 3 तरीक़ों से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, बाय डिस्ट्रक्शन, आगे बाय कॉन्सिफिकेशन, साथ साथ रहा, और बाय डिलीवरी ऑफ दी पोजेशन। इसकी 2 किस्में हैं डिस्पोजल की, एक इंटरम है और दूसरी जरा बोलना जरा, दूसरी कौन सी है? इंटरम किसके तहत आती है और परमानेंट किसके तहत आती है? और ये किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी की स्पुर्दगी हो सकती है? हमार किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, किसकी स्पुर्दगी हो सकती है? शाबाश। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई है या ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मुतलका कोई जुर्म हुआ है, ठीक है जी। ऑर्डर कौन करेगा? कोर्ट। कब करेगा? जब कोर्ट को महसूस होगा, व्हेन द कोर्ट में थिंक्स फिट, ठीक है जी। ये किसको जा रही है? ठीक है, 516A के तहत फिर प्रॉपर्टी को इंटरमली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और उसके बाद फिर 3 प्रोवाइजो उसने बताए कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा, जिसकी स्पुर्दगी आपको नहीं मिलेगी। कौन सी है पहली प्रॉपर्टी? कौन सी है जिसकी स्पुर्दगी नहीं मिलेगी? धमाकादार जो मवाद है, जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस है। दूसरा, ड्रग्स का क्या किया जाएगा? और उसको कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए उसमें से क्या कर लिया जाएगा? उन सैंपल्स को क्या समझा जाएगा? और बाकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा? बाकी प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा? अब आ जाए 517 में। 517 क्या कहता है कि ये कौन से ऑर्डर होंगे और ये कब किए जाएंगे? जब ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। या प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। या प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? या प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया जाएगा किसको? जो लॉफुल पोजेसर भी है और लॉफुल इंटाइटल भी उसने शो कर दिया। ओके, और अगर उसके खिलाफ अपील आती है देन क्या होगा? और अगर चीज़ें जो हैं वो इस नेचर की हैं जो जल्दी से ख़राब होने वाली हैं तो फिर उसको 30 दिन का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। ये था लॉ। अब जब हमने इसकी स्पुर्दगी करवानी है तो हमें क्या फाइल करना पड़ेगा? कहाँ फाइल करनी पड़ेगी? उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? रिपोर्ट ठीक है जी, रिपोर्ट तलब करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर आने के बाद आप लोग क्या करेंगे? श्योरिटी जमा कराएंगे। श्योरिटी जमा कराने के बाद क्या होगा? रोबकार मिलेगी। रोबकार लेके किधर जाएंगे? और फिर आपको क्या कर दिया जाएगा? जी एक आम इम्यूनेशन ऐसी है जो कि लाइसेंस में क्या हुआ? एक लाइसेंस की पेपर, हाँ, उससे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आपके नाम का है। अगर तो उसको जब्त कर लिया है, उससे ऑफेंस कमिट हो गया है तो वो तो ठीक है। अगर कोर्ट ने उसके ऑर्डर कर दिए इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, जैसे नाजायज़ असला होता है उसको जब्त कर, अगर आपका अपना है तो उसकी स्पुर्दगी हो जाएगी, उसकी स्पुर्दगी। क्लियर जी? 5 मिनट ब्रेक करनी है या शुरू करें अगला टॉपिक? 4 जाएं? पक्का? चले अगली बात बेटे, अगला हमारा टॉपिक ये है कि एक पुलिस स्टेशन में कितने रजिस्टर्ड मेंटेन किए जाते हैं, उन रजिस्टर्स का क्या पर्पस होता है, ठीक है जी, किस लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड मेंटेन किए जाते हैं और उनमें कितनी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो उन रजिस्टर्स में दर्ज की जाती है। देखिए, हम जनरली एक बात करते हैं कि एक अच्छे वकील को कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। क्यों बात करते हैं हम ये? हाँ, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। देखें, वी आर दी ऑफिसर ऑफ कोर्ट। हम क्या हैं? हमारा सिर्फ इतना सा काम है, अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है इन द प्रेमिसेस ऑफ कोर्ट।
केस का मामला है। अब आप ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते, मैं तो नहीं थाने जा सकता, मेरा तो काम नहीं है। थाना आपके पास खुद होना चाहिए ना। आपने अपने क्लाइंट को अगर हेल्प आउट करना है तो फिर थाना आपके पास होना चाहिए। ये मेरा मानना है कि ये 25 रजिस्टर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि पुलिस की वर्किंग कैसे होती है, कहाँ पे इनको दबाया जा सकता है, कहाँ पे देखा जा सकता है कि इनकी जो वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहाँ पर इन्होंने 2 नंबरी लगाई है और कहाँ पे आपके जो मुलजम है या जिसके खिलाफ आपने एफआईआर में पेश हुए हैं, जो भी इन्होंने किया कार्रवाई, कहाँ पे आप इनके केस में डेंट डाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि इसकी ये जिम्मेदारी थी, एक क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले बंदे के लिए ज़रूरी है कि उसने पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर ज़रूर पढ़े होने चाहिए। अब आप देखें, ये जो नारकोटिक्स के अमूमन केसेस होते हैं ना, अक्सर हमने ये उनसे सवाल पूछना होता है, अच्छा इतने बजे जब आपने इसको पकड़ा तो सुबह कितने बजे आप ड्यूटी कर रहे थे? वो कहता है जी मैं तो 8 बजे का ड्यूटी पे आया हूँ। कितने बंदों को चेक किया है? वो कहता है जी नाके पे खड़े हैं, मेरा ख्याल 150 गाड़ी चेक कर ली। ये कौन सी थी? ये तो 151 वाली थी। अच्छा फिर कितना टाइम लगा? इसकी तलाशी ली, 2-3 घंटे लग गए। हाँ लग गए। फिर इसको पकड़ा। फिर वो जब आपको जवाब देता रहता है, फिर हम उसका रोज़नामचा मंगाते हैं कि इसको देखें उस दिन इसकी ड्यूटी किधर थी। रजिस्टर नंबर 2 मंगवाते हैं हम। फिर उससे पूछते हैं कि आपकी तो ड्यूटी दर्ज नहीं है, तो सीधे थाने भाईजान 6 बजे आ रहे हो, तो आप तो उधर थे ही नहीं, ये तो सारी कार्रवाई फेक है। तो इस तरह ये एक एग्जांपल दी है मैंने, ठीक है। इसी तरह रोड सर्टिफिकेट का रजिस्टर होता है, रजिस्टर नंबर 21, ठीक है। जो भी चीज़ थाने से आपने सैम्पलिंग के लिए लेके जानी होती है, जो चीज़ थाने में जब्त की होती है, उसका रोड सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। तो हम उनसे पूछते हैं अच्छा रोड सर्टिफिकेट लिया था? वो कहता जी लिया था। अब जो नारकोटिक्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी सैम्पलिंग विदिन 48 आवर्स, शायद विदिन 48 आवर्स उसकी हो जानी चाहिए। बाज़ का तो हम डेट देखते हैं, रोड सर्टिफिकेट कटा होता है 7 दिन के बाद का, तो प्रॉपर्टी तो जानी थी PFSA में 3 दिन में, तो आप तो प्रॉपर्टी को लेकर निकले हैं 7 दिन के बाद, तो इसलिए आपका ये काम ये तो फेक हो गया सारा। तो इसलिए पुलिस रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। 1 बाय 1 करके इसको देखेंगे कौन कौन सा रजिस्टर होता है और इसमें कितनी इंफॉर्मेशन दर्ज होती है और कैसे होती है, और अगर उसमें से कहाँ कोई मिस ऐप होता है या लूज बॉल वो फेंकते हैं, दर्ज वगैरह नहीं करते, तो उसका बेनिफिट अब किस तरह से हम ले सकते हैं। ओके जी, कितने रजिस्टर होते हैं जी? चले पहले मैं आपको बता दूं कि इन रजिस्टर्स को रखने का पर्पस क्या है। आप देखें, ये एक जनरल परसेप्शन है कि ये जो पुलिस है, डिपार्टमेंट है, ये अपना काम आर्बिट्रेरी इन नेचर करते हैं, ये क्या मान मर्जी करते हैं, ज्यादती करते हैं। ये एक जनरल सा कंसेप्ट है। इनकी इस वर्किंग को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये इनके ऊपर वाजिब है, जो पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर हैं 1934 के, उसका चैप्टर नंबर 22 है, आगे उसके ऑनवर्ड्स पार्ट्स हैं, इसके मुताबिक इनके लिए ज़रूरी है कि इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है, ये जो रजिस्टर्स हैं, ये मेंटेन करने हैं, और इनका बुनियादी मकसद यही है कि इनकी सारी जो वर्किंग है उसको ट्रांसपेरेंट करना है। समझ आ रहे कि जो पुलिस की वर्किंग है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है और उनकी जो वर्किंग उसको सारा ट्रांसपेरेंट करना है। रजिस्टर्ड मेंटेन एट पुलिस स्टेशन जी, 25 रजिस्टर्ड टू बी मेंटेन एट ईच पुलिस स्टेशन, और ये रूल नंबर 22 है, और उसके फिर आगे जो सब रूल हैं 47 to 76 तक जाएंगे। अब एक एक रजिस्टर के साथ मैंने लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर किस रूल के तहत मेंटेन किया जाता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसमें कितनी कितनी इंफॉर्मेशन दर्ज होती है जी। नंबर 1 जी, रजिस्टर नंबर 1, ठीक है जी, दैट इज मेंटेन अंडर रूल 22 और इसका फिक्रा नंबर 47, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है जी। दिस रजिस्टर हैज 4 पार्ट्स, ईच वन इज द फॉलोइंग। 4 हिस्से होते हैं इसमें। हम FIR बुक भी इसको कहा जाता है। जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी 4 कॉपियां बनती हैं। कितनी कॉपियां बनती हैं? किस किस के लिए? पहली कंसर्न कोर्ट के लिए, मैजिस्ट्रेट साहब के लिए, दूसरी मुद्दई के लिए, कंप्लेनेंट के लिए, तीसरी SSP साहब के लिए। कौन होते हैं SSP साहब? शाबाश। और चौथी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड। बात समझ आ रही है? रजिस्टर नंबर 1 जो है ये FIR का रजिस्टर है जो मेंटेन किया जाता है अंडर रूल 22, और उसका आगे जो फिक्रा है 47 है। इसमें 4 FIRs की कॉपीज़ बनती हैं। एक कंसर्न मैजिस्ट्रेट के लिए जो कंसर्न कोर्ट है उसके लिए, दूसरी
मदई के लिए, तीसरी एसएसपी साहब के लिए और चौथी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड। ओके, अब आप जब थाने जाते हैं, बाज़ का आप मदई भी होते हैं या आप मुलजम होते हैं या कोई भी होते हैं, आपने एफआईआर लेनी होती है, वो कहते हैं हम नहीं दे सकते जी। मदई नहीं कह रहे होते हैं पर्चा तेरा दर्ज करता है, नहीं दे सकते, कापी करानी उधर से करा। उसको पता होना चाहिए, आपको बीइंग ए लॉयर ऑफ द कंप्लेनेंट आपको पता होना चाहिए कि मेरा राइट है, मेरी एक कॉपी आपके रिकॉर्ड में पड़ी हुई है और वो मैंने लेनी है। वैसे अब तो ये सिस्टम कंप्यूटराइज भी कर दिया, आप अपना मुकदमा नंबर दे के कहीं से भी कॉपी ले सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ लॉ और नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि इसकी 4 कॉपीज बनती हैं। ये रजिस्टर्ड है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, रजिस्टर नंबर 2 जी। इसे स्टेशन डायरी या रोज नामचा भी कहते हैं। इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन जो डेली बेसिस पे उस थाने में होती है आपने दर्ज करनी है। कितने ऑफिसर ड्यूटी पर आए, कितने उन्हें रुख्सत अख्तियार की, कितने नाके इंस्टॉल किए हैं, कहाँ पर किए हैं, कौन उन नाकों की सुपरवाइजरी करेगा, कौन कौन सी चीज़ें जो उस डे पे कोई ऑर्डर मसूल हुआ है उसको दर्ज करना है। यानी कि ये डेली डायरी है जिसमें थाने में होने वाली हर एक्टिविटी उस रोजनामचे में दर्ज की जाएगी। इवन ये भी होता है कि जो एफआईआर के लिए एप्लीकेशन जाती थी पहले, उसको भी पहले डेली रोजनामचे में दर्ज किया जाता था, देन एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड की जाती थी। इट हैज़ 2 कॉपीज जी, फॉर पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड और दूसरी डीएसपी साहब के लिए। ठीक है जी, नहीं एक ही है मेरे मुताबिक जी। आगे चले जी। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ जी, इट हैज़ 2 कॉपीज, इसकी 2 कॉपीज हैं, फॉर पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड और दूसरी फॉर डीएसपी। डीएसपी कौन होता है जी? बच्चे लायक हो तुसी। द नंबर एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैटल सीज्ड इन कनेक्शन, डिटेल ऑफ द विजिट ऑफ कन्विक्ट, रिलीज एंड रिमिशन। ये मैंने 3-4 मिसालें लिखी हैं कि जो जो उस दिन में एक्टिविटी हुई होगी उसका आपने थाने में इंदराज लाजमी करना है। और कहाँ पर लिखना है? रजिस्टर नंबर 2 में। आगे चले जी, रजिस्टर नंबर 3, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स को डील करता है और दूसरा सर्कुलर ऑर्डर्स। ये मेंटेन किया जाता है रूल 22.53 इसका फिक्र है जी। अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो जो उसके मुतलका जो डीआईजी का, आईजीपी का है या एसपी का जो भी ऑर्डर है जो उस दिन उसने अगर किया है तो उसको रजिस्टर नंबर 3 में लिखा जाएगा। फर्ज करें आईजी साहब ने ऑर्डर किया जी आज के बाद यूनिफॉर्म में वीडियो कोई नहीं बनाएगा, ये जनरली पीछे ऑर्डर भी हुआ ना एक, ठीक है जी। उसको आपने रजिस्टर नंबर 3 में दर्ज कर लेना है कि ये आज ऑर्डर है हमारी जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं उनकी वजह से, तो आज से थानों में ये रूल अभी आज से पहले एक ये भी जनरल मिसाल दे रहा हूँ कि जिसने शॉर्ट निकर पहनी होगी उसको थाने में एंटर नहीं किया जाएगा, पता है, ये भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, ठीक है जी। उसको इस तरह के ऑर्डर्स जो वहाँ के जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ की तरफ से हैं वो दर्ज किए जाएंगे और दूसरे सर्कुलर्स हैं इशूड फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस फॉर द पुलिस। अब ये ऑर्डर हो गए और वो सर्कुलर हो गए जो किसको डील कर रहे हैं? पुलिस के कंडक्ट को। इसको रजिस्टर नंबर 3 में लिखना ज़रूरी है। अभी तक 3 हुए, पहला एफआईआर का रजिस्टर, दूसरा रोजनामचा, तीसरा जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स और सर्कुलर्स आते हैं, ठीक है जी। नंबर 4 जी, एब्सकॉन्डर एंड डिजर्टर्स, इश्तिहारी, ठीक है जी, जिसको आप आम जुबान में इश्तिहारी कहते हैं। आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर देखिएगा कि इस पुलिस के पास हमारी कितनी इंफॉर्मेशन होती है। आपने जनरल देखा होगा, जो भी नया एसएचओ आता है जितों पहले दिहाड़ी लगती पहले उत्थे पहुंचा होता हो, उसको कैसे पता लगता है, कैसे उसको कैसे ये पता लगता है मेरे इलाके में मंशियात कहाँ बिक रही है, उसको कैसे पता लगता है कि वहाँ पे मामलात क्या चल रहे हैं, स्नोकर क्लब कितने हैं, कहाँ से पता लेना है, कहाँ से नहीं लेना, कौन सा काम कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक एक चीज़ जो है ये पुलिस के जो रजिस्टर्स हैं उसमें मेंटेन होती है। पहली 3 में हमने पढ़ लिया, एफआईआर का रजिस्टर नंबर 1, रोजनामचे का रजिस्टर नंबर 2 और उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर एंड सर्कुलर ऑर्डर्स का रजिस्टर नंबर 3। अब रजिस्टर नंबर 4 पे आ गए हम। उस इलाके में जितने लोग जो किसी भी अदालत से इश्तिहारी हैं उनका भी रिकॉर्ड दर्ज होगा अगर उनके ऊपर उसी थाने की एफआईआर हैं, और उसके अलावा ये भी रिकॉर्ड दर्ज होगा कि वो किसी और थाने में उनके ऊपर एफआईआर थी और ये उस और थाने के भी ये इश्तिहारी हैं। दूसरा ये है कि वो लोग जो आर्मी से भागे हुए हैं, मफरूर हैं, डिजर्टर्स हैं, देखें ऑल एब्सकॉन्डर इन केस रजिस्टर्ड इनटू द होम पुलिस स्टेशन। एक इंफॉर्मेशन ये होगी कि जो हमारा पुलिस स्टेशन है इसमें कितने लोग इश्तिहारी हैं,
और फिर एब्सकॉन्डर इन दी केस रजिस्टर्ड इन अदर पुलिस स्टेशन, या उनके ऊपर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में कितने केसेस हैं जिनमें वो इश्तिहारी हैं, फिर वो लोग जो डिजर्टर्स हैं फ्रॉम आर्मी, मफरूर हैं आर्मी के, जॉब छोड़ के आए हुए हैं या भाग के आए हुए हैं आर्मी से, तो उनका भी सारा डाटा यहाँ पर लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है? रजिस्टर नंबर 5 जी, कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर्ड, इसे रजिस्टर्ड खतों किताबत भी कहा जाता है। यानी कि उस थाने में उस दिन कितनी जो डाक्स थी वो आई, कितने कोर्ट्स की तरफ से नोटिस मसूल हुए, सम्मन मसूल हुए, किसकी तमील हुई, किसकी तमील नहीं हुई, कौन से नोटिस पे बंदा मौजूद पाया गया, कौन से पे नहीं पाया गया, कौन से ऑर्डर जो थाने ने डिस्पैच किए हैं किसी को, ये तमाम जो भी डिटेल है ये रजिस्टर नंबर 5 में लिखी जाएगी। आप फर्ज करें कोर्ट को वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं, मुतलका अफसर आके कोर्ट में कहता है मुझे पता ही नहीं जी आपने कोई ऑर्डर भी भेजा था। वकील साहब खड़े होकर कह रहे होते हैं जी खुद कम्युनिकेट किया, ये रसीदें पड़ी हैं हमने डिस्पैच किया, इसका फैसला अब कौन करेगा? कोर्ट किसको तलब करेगी? रजिस्टर नंबर 5 को। एक बंदा कहता है जी मुझे पुलिस ने इतला ही नहीं दी जी, मुझे देखे जी मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे इश्तिहारी भी कर दिया जी, मुझे तो कोई पता ही नहीं, अदालत की तरफ से या थाने की तरफ से मुझे कोई नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं गया, मुझे सुना ही नहीं गया, तो कौन चीज़ फैसला करेगी? रजिस्टर नंबर 5, ठीक है, खतो किताबत। तो इसमें दर्ज होना ज़रूरी है कि हमने इसको इतला दी, इसके दरवाजे पे फ़लाँ कांस्टेबल को भेजा, इसने फ़लाँ नोटिस की तमील कराई, फ़लाँ बंदा मिला था जिसने इसको रिसीव किया, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी होगी। आगे है जी रजिस्टर नंबर 6, इसे मिसलीनियस रजिस्टर कहते हैं। यानी कि छोटी छोटी जो दरख्वास्त हैं, छोटी छोटी कार्रवाइयाँ हैं जो इस रजिस्टर में लिखी जाएंगी। मिसलीनियस पता है ना, जो मुतफरिक एप्लीकेशन हैं या जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़, ये 1-2 मिसालें मैंने लिखी हुई हैं। करेक्टर रोल्स ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस वेरीफाइड द पुलिस, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे थे किसी ने थाने से वेरीफाई कराए हैं उनकी डिटेल, ठीक है, या पर्सन जो हैं जिनको अंडर सिक्योरिटी रखा गया उनकी डिटेल। यानी कि रजिस्टर नंबर 6 में आपने तमाम वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थाने में रोज़ाना होती हैं। मिसलीनियस एप्लीकेशन आ जाती है, सर मैंने उम्रे पे जाना है, मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, थाने से दे दें जी। तो इस तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशंस का इंदराज आपने करना है, बोर नहीं होना। फिर शुरू पे आते हैं, पहला रजिस्टर FIR का, दूसरा, तीसरा स्टैंडिंग ऑर्डर एंड सर्कुलर, चौथा एब्सकॉन्डर एंड डिजर्टर्स, 5वां खतों किताबत, छठा, एक बार फिर पहला, याद करा के जाने में आज, पहला FIR, दूसरा रोजनामजा, तीसरा, चौथा, इससे 5वां, छठा। अब थोड़ा रिलीफ आया, ये रजिस्टर ख़त्म हो गया, रजिस्टर नंबर 7, ठीक है जी, इसको हज़फ कर दिया गया। वैसे इसमें कैटल्स की डिटेल होती थी कि जो फाटक के अंदर कैटल्स बंद किए जाते थे या गांव वगैरह में। अभी ये रिकॉर्ड जो है ये म्यूनसिपल कमेटी आपकी रखती है, जो टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं वो रखते हैं कि गांव में कितने मवेशी हैं और क्या सिस्टम है, किसके पास हैं, कहाँ पे रखें और कहाँ पर नहीं। जी बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टिगेशन ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन को ही कंप्लीट, जो एक्टिविटी उधर होगी ना वो रजिस्टर में ज़रूर होनी है उस दिन। कितने लोगों की एप्लीकेशन आई, कितनों का डिस्प्यूट आया, कितनों पे हमने 751 की, कितनी रेड की, कितने नाके लगाए, कितने ऑफिसर ड्यूटी पे आए, कितने छुट्टी पे थे, वो सारी चीज़ें उसमें लिखनी है आपने। आगे चले जी, जी प्लीज़। पुलिस में आपने वही एप्लीकेशन देनी है जो रिलेटेड है कमीशन ऑफ ऑफेंस जिसमें कमिट होता है या कोई चीज़ ऐसी है। महज खदशे के ऊपर आप सिर्फ ये एप्लीकेशन जाके दे देते हैं, वो मुतफरिक जो रजिस्टर है उसमें आप दर्ज कर लेंगे कि ये बंदा ये महफिल करा रहा है, इसको लगता है यहाँ पे खदशा है, सिक्योरिटी सीख करने आया, इसको सिक्योरिटी दे दी गई। वो जो मिसलीनियस एप्लीकेशन वाला रजिस्टर है ये उसमें चलेगा। आगे जी, अडल्ट क्रिमिनल ट्राइब्स रजिस्टर एंड मेल चिल्ड्रन ट्राइब्स रजिस्टर, ये ट्राइब्स कबीलों को कहते हैं। इसमें ये इंफॉर्मेशन दर्ज होती है कि इस लोकेलिटी में कितने तरह के लोग रहते हैं, उनकी ज़ात पात, कबीले, रहन सहन, रस्म व रिवाज, ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज की जाती हैं। क्योंकि पता लगता है फिर थाने में कि अक्सर जब क्राइम हो रहा होता है
या किसी के बारे में एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें लिखी जाती हैं, ये बरादरी है, यहाँ पर ये बैठे हैं, इन लोग ज़्यादातर इन लोगों में चोरी चकारी है। बताते हैं ना पुलिस वाले कि ये जो गांव है, इस स्पेसिफिक गांव में ये जो इस तरह की वारदात है ये ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें रजिस्टर नंबर 8 में लिखी जाएंगी। आगे आएगी, ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ज़रा डिटेल से चीज़ें लिखी जाती हैं। रजिस्टर नंबर 9 में इसके 5 पार्ट्स होते हैं। इसे दही जराइम रजिस्टर्ड भी कहा जाता है। उसमें हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा कि अडल्ट मेंबर कितने हैं, छोटे कितने हैं, क्रिमिनल्स कितने हैं इसमें। अब इसमें यह बताएगा कि इस गांव में किस किस तरह के लोग हैं और कैसी कैसे जो जुर्म है वो कमिट किए जा सकते हैं। नोट्स ऑन द विलेज कम्युनिटी के बारे में लिखा जाता है। द क्राइम रजिस्टर्ड है कि कितने केसेस हुए हैं, कितने पंचायत ने डिसाइड कर दिए, कितनों पे FIR हुई होगी। ये भी पुलिस को पता होता है कि यहाँ डिस्प्यूट आया था और फलां जो गांव का नंबरदार था और या फलां जो बड़ा था या चेयरमैन था, उसने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया था। कल को दोबारा कभी लड़ाई होती है तो वो अपने रजिस्टर में चेक करते हैं कि इन दोनों ग्रुपों की कोई जाती रंजिश तो नहीं थी पुरानी। अब आप देखें मर्डर ट्रायल होते हैं, बात का अननोन बंदा मर्डर कर जाता है और पुलिस अपनी खुफिया तफ्तीश में इसी तरह पहुंचती है। वो भी पुराने रिकॉर्ड देखती है कि इनका कभी गांव में किसी के साथ डिस्प्यूट तो नहीं हुआ। वो रजिस्टर नंबर फिर 9 में लिखा होता है कि ये इनका डिस्प्यूट हुआ था, ये पंचायत में निबड़ गया। केस ट्रेस टू द विलेज, कितने के केसेस होते हैं, इसमें कितने डाउटफुल करैक्टर के लोग हैं और क्राइम इसमें विलेज में कौन से होते हैं, ये तमाम जो रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नंबर 9 में आपका डाटा, ये जो मैं आपको बात बता रहा था। अब रजिस्टर नंबर 9 में अगर हमारा इलाका है तो हमारे इलाके में लिखा होगा यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने इनके झगड़े हुए होंगे, कितनी पंचायतें हुई होंगी, किस नेचर के ये लोग रहते हैं, क्राइम किस तरह का करते हैं, ये सारी डिटेल है। आगे आ गया 10 नंबरी। ये क्या था 10 नंबरी? आगे इसको एक्सप्लेन करेगा वो। 10 नंबरी क्या होता है जी? पढ़ लिया आपने। रजिस्टर्ड निगरानी बदमाश। अभी तो लिस्टें तैयार की थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा। हर थाने ने अपनी लिस्ट मेंटेन की थी कि एक इलाके की लिस्ट बनाए, इसमें कितने लोग हैं जो बदमाश हैं। आपको ही कहते हैं, अक्सर तारुफ करा रहे होते हैं लोग किसी महफिल में, ये 10 नंबरी बदमाश है। ये आम आदमी भी कह रहा होता है 10 नंबरी बदमाश है। वो फिर आम आदमी को तो नहीं समझ आती ये 10 नंबरी क्या है। तो आपको आज से समझ आ जानी चाहिए 10 नंबरी बदमाश वो है जिसका थाने के 10 नंबर रजिस्टर्ड पर नाम लिखा हुआ कि ये इस इलाके में बदमाश रहता है, उसको 10 नंबरी बदमाश कहते हैं। तो इस रजिस्टर में कोर्ट ने, जो पुलिस स्टेशन है, इसने सर्विलियंस करनी है, निगरानी करनी है, कितने बैड करैक्टर के लोग हैं, कितने यहाँ पर रहते हैं, कितने यहाँ से हिजरत कर गए हैं, कौन से बदमाश हैं, किन एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व हैं, तो उनका डाटा लिखा जाएगा। अब एक बार फिर 10 तक आते हैं शुरू से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां अबाउट विलेज और 10वां जिसमें बदमाशों की निगरानी की। यहां तक ओके है जी? हाँ बिजी है। अब वो लिख तो रहे होते हैं बेचारे, जब भी थाने में जाएं कुछ ना कुछ उन्होंने पेंसिल पकड़ी होती है, कार्बन पेपर नीचे लगाया होता है, लिख ही जा रहे होते हैं, वो यही चीज़ें होती है। मुहर्रिर बैठा होता है, फिर वो दूसरे लोग बैठे होते हैं। चले जी, अच्छा जी, रजिस्टर नंबर 11 जी, इंडेक्स हिस्ट्री शीट्स एंड पर्सनल फाइल्स। ये पुलिस के ऊपर लाजिम है कि उसने ये जितनी एक्टिविटीज़ महीने में होती हैं और उसकी जो पेंडिंग हिस्ट्री है उसका इंडेक्स बनाना होता है। फ़र्ज़ करें लिस्ट बदमाश हैं तो एक इंडेक्स रजिस्टर होता है, उसमें देख लिया जाता है ये पेज नंबर इतने पे है। तो ये स्पेशली तैयार किया जाता है कि जब SSP साहब विज़िट करते हैं, और इसी रूल के मुताबिक SSP साहब के लिए लाजिम है कि उन्होंने 2 ईयर में और लाजमी जो है वो थाने का विज़िट करना है। तो आपने उनके लिए इंडेक्स बना के रखा होता है कि सर इस तरह के क्राइम होते हैं, ये इंडेक्स है, सर ये जो एरिया फलाना है इसमें इतने लोग रहते हैं, सर ये उसका इंडेक्स है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रजिस्टर नंबर 11 में मेंटेन की होती हैं। आगे 12 जी, रजिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन शीट्स कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन शीट डिस्पैच एंड रिसीव्ड कॉपीज ऑफ लॉकआउट नोटिस रिसीव्ड। जो ख़तो किताबत का रजिस्टर था उसमें उसके बाद आपने रजिस्टर नंबर 12 में जाके इसको दर्ज करना है। जितने नोटिस आपके तमील हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, अब उनकी दोबारा ज़रूरत हमें नहीं है, तो वो फिर रजिस्टर नंबर 12 में आप जाकर उसको लिख देंगे कि ये प्रोसेस जो है ये डन हो गया। रजिस्टर नंबर 13, कोई गजेटेड ऑफिसर, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा पुलिस का सरबराह
अगर थाने की इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो कुछ नोट्स लिखेगा कि इस थाने में मैंने ये चीज़ें देखी हैं और ये चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी है। जो भी वो सजेशन दे के जाता है उसको रजिस्टर नंबर 13 में लिखा जाएगा। डेट्स ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस, इसमें लिखा जाता है कितनी की इंस्पेक्शन थाने की हो चुकी हैं। एनी मैटर रिक्वायरिंग अटेंशन ऑफिसर इंचार्ज, एसएचओ ने की हैं, जिसने भी की हैं। नोट शुड बी मेड इन द रजिस्टर ऑफ मैटर परमानेंटली अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ पुलिस स्टेशन। जो उस गजेटेड ऑफिसर को लगेगा कि इस थाने के लिए ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मुझे ये बात का वो रजिस्टर 13 तलब करके लिखते हैं कि मैं आया था एसएचओ से हो रहा था, रजिस्टर नंबर 13 में उसमें लिखा ड्यूटी थी इस थाने में ये चीज़ की मुझे फुकदान नज़र आया, इसको इम्प्रूव करें। तो जो भी वो सजेशंस दे के जाएगा गजेटेड ऑफिसर अपने विजिट के दौरान, तो वो वहाँ पर लिखना ज़रूरी है। रजिस्टर नंबर 14 जी, फाइल बुक और इंस्पेक्शन रिपोर्ट। उसके बाद अगर उसकी इंस्पेक्शन की आपने किसी को रिपोर्ट करनी है, फर्ज करें कि जी कल मिनिस्टर साहब आए थे, गजेटेड ऑफिसर था, आईजी साहब आए थे और उन्होंने ये मैटर जो है रिपोर्ट किया और इसको पॉइंट आउट किया। अब आप चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट कहीं की जाए, तो उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट को इंस्पेक्शन रिपोर्ट बुक रजिस्टर नंबर 14 में लिखा जाएगा। 13 में वो लिख गया नोटिस, ठीक है जी। रजिस्टर 13 में वो अपने व्यूज़ लिख के आके जो भी ऑफिसर था जिसने इंस्पेक्शन की, तो आपने उसकी रिपोर्ट बना के रजिस्टर नंबर 14 में लिखनी है। बात समझ आ रही है? मैं अगर थाने का विजिट करने गया हूँ बतौर आईजी, तो मैं रजिस्टर नंबर 13 में अपने रिमार्क्स लिख के आ जाऊँगा। अब थाने ने उसके रिमार्क्स को मेंटेन करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है सारी कि ये उन्होंने कहा, इस पे ये चीज़ें हो सकती हैं और ये हमने कर दी हैं। उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करनी है रजिस्टर नंबर 14। अदरवाइज तो कुछ होगा ही नहीं, वो करके चला जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी। क्या ख्याल है? रजिस्टर नंबर 15 ये भी ख़त्म हो गया होगा। ये था रिकॉर्ड था कि कितने लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है थाने की दूध में और कितने लोग जो न्यूली बॉर्न हैं उनकी डिटेल होती थी। लेकिन ये अब वो आपकी ये यूनियन काउंसिल के पास चला गया, ये वाला भी इख्तियार के उन्होंने देखना है। वो जो रजिस्टर अमवात या रजिस्टर पैदाइश है, अब वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। अब 10 से 15 तक आते हैं। 10 तक आपको याद हो गया था, 11 बताएं क्या था? शाबाश। 12 जो नोटिस कंप्लीट हो गए। 13 14 और 15 ओके, यहाँ तक ओके चल रहा है। 20 से फिर रिवर्ट गियर लगाएंगे एक बार। 16 आ जाएंगे, रजिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्रॉपर्टी। इसमें देखा जाएगा कि थाने की हदूद में कितने सरकारी मुलाजमीन रहते हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिटेल है, वो सारी इस रजिस्टर नंबर 16 में दर्ज होती हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहले में लिखा जाता है लिस्ट ऑफ द विलेज वॉचमैन इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। कितने चौकीदार है जी यहाँ पे, उनकी लिस्ट, ठीक है जी। अब देखिए अगर रात को वारदात होती है तो सबसे पहले चौकीदार को पकड़ते हैं। वो किसको पकड़ते हैं? अब इनको पुलिस को पता होता है कितने लोग चौकीदार हैं, कौन ड्यूटी करता है, कितना डाटा है, वो सारा इनके पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अटैच टू द पुलिस स्टेशन। कितने पुलिस ऑफिसर हैं इस हमारे टेरिटरी में, चाहे वो इस थाने के मुलाजम ना हो, लेकिन हमारी हदूद में कितने पुलिस वाले रहते हैं, उनकी डिटेल। रजिस्टर्ड ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन यूज एट द पुलिस स्टेशन, ठीक है जी। उस पुलिस स्टेशन की हदूद में कितनी गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी हैं और ऑल गवर्नमेंट लैंड इन जुरिस्डिक्शन, वही बात वो कर रहा है, कितनी सरकारी मुलाजमीन की ज़मीनें और कितनी जो है वो आम गवर्नमेंट के नाम पे, जैसे औकाफ की ज़मीन पड़ी होती है, किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन पड़ी होती है, तो इसका सारा डाटा रजिस्टर नंबर 16 में दर्ज किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की या जो ऑफिसर वहाँ पे रहते हैं, वो सारा कुछ रजिस्टर नंबर 16 में लिखा जाएगा। आ गया रजिस्टर नंबर 17, ठीक है, जो पूछेंगे सब कुछ है, ठीक है। इसमें वो बताएंगे कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के पास कौन कौन से लाइसेंस मौजूद हैं। अब ये 6 तरह के मैंने वैसे पॉइंट आउट किए हुए हैं। असला लाइसेंस कितने लोगों के पास है, कितनों के पास नहीं। जितने उस एरिया में रजिस्टर्ड असला लाइसेंस होंगे उनका रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 17 में लिखा जाएगा। जितने पेट्रोलियम लाइसेंस होंगे, जितने ड्रग लाइसेंस होंगे, फार्मास्यूटिकल वाले, तो ये मैंने सारा लिखा हुआ है अंदर
ये तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 17 में रखा जाएगा। फ़र्ज़ करें एक थाना है और उसके हदूद में वो कहते हैं जी 52 लोग हैं जिनके पास रजिस्टर्ड असला मौजूद है, वो पुलिस को पता होता है, फिर वो इसीलिए सरेआम जो है वो लेके कोई छत पर खड़ा होता है, कोई गाड़ी है तो उसके साथ ट्रैवल कर रहा होता है, तो ऐसी बात नहीं होती है कि ये थाने के इल्म में नहीं है। तो इसलिए फिर उसको पुलिस वाले कुछ नहीं कहते कि वो ऑलरेडी दर्ज होता है रजिस्टर 17 में, उसकी डिटेल कि ये फ़लाँ शख्स है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है या कोई भी काम करता है, इसने अपने लिए रजिस्टर्ड हथियार रखे हुए हैं, वो उसने दर्ज कराए हुए हैं, ये उसका परमिट है, ये सारी डिटेल है, फिर उसको मुतलका जो थाना है वो तंग नहीं करता। नहीं, अगर तो कंपनी से गार्ड लिए, गार्ड का असला होगा ना जी। इस रजिस्टर्ड की हद तक सिर्फ ये है कि रजिस्टर्ड 17 में पुलिस ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि मेरे एरिया में इस पुलिस स्टेशन की हदूद में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास असला लाइसेंस है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोलियम के लाइसेंस हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास फार्मेसी के लाइसेंस हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लाइसेंस हैं। तो ये सारी जो डिटेल है ये रजिस्टर नंबर 17 में पुलिस ने लिखनी है। बेटे ये पुलिस की काम है, आपका असला है, आप पकड़े जाते हैं, आप उसको कहते हैं भाईजान ये मेरा परमिट है, वो फिर आपके क्वाइफ लिखते हैं, आपकी चीज़ें देखते हैं, आपको छोड़ देते हैं, तो वो उनके पास दर्ज होगी ना जी। आगे चले रजिस्टर 18 जी, रिसिप्ट बुक फॉर आर्म्स एंड एम्यूनिशन ऑफ मिलिट्री स्टोर्स। मिलिट्री ऑफिसर्स कितने हैं, इधर मिलिट्री के कोई स्टोर है थाने में, फ़र्ज़ करें पिंडी वाली साइड पे चले जाएं तो पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है ये मिलिट्री का स्टोर है, इधर इतना असला पड़ा हुआ है, इतने हथियार पड़े हुए हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अगर तो थाने की हदूद में कोई मिलिट्री स्टोर है जहाँ पर मिलिट्री की चीज़ें पड़ी हुई हैं या मिलिट्री ने कोई खुफिया अपनी चीज़ें रखी हैं तो उसका रिकॉर्ड थाने के रजिस्टर नंबर 18 में मौजूद होता है। 19 जी, स्टोर रूम, ये सबसे अच्छी बात होती है। थाने के स्टोर रूम होता है जी ये कि कितनी चीज़ें थाने में मौजूद है, कितनी कुर्सियाँ मौजूद हैं, कितनी टूट गई हैं, कितने संदूक थे हमारे पास, कितने सारे मामला थे, वो सारी चीज़ें रजिस्टर नंबर 19 में लिखनी है ताकि अगर पता लग जाए कि थाने के एसेट्स कितने हैं, थाने में किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारा फिर देखते हैं कि कितनों को टूट गए हमने स्टोर रूम में रख दिया, कितनी चीज़ें ऑपरेटिव हैं, तो इसको स्टोर रूम रिकॉर्ड रखते हैं, वो लिखना है रजिस्टर 19 में। लास्ट फिर इसको रिपीट करते हैं। कैश रिसिप्ट, थाने के अखराजात क्या हैं, इनकम क्या है, कौन दे रहा है, कितना फंड इस थाने को मिला था, कितना यूज़ हो गया, कहाँ पर लगा, कैसे लगा, किसने लगाया, किन चीज़ों पे लगाया, कितना बाकी पड़ा है। तो वो थाने से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट्स उस थाने के जो मामलात है उसको चलाने के लिए होती हैं वो रजिस्टर नंबर 20 में लिखी जाती है। ये आईजी दे देगा ना जी, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, डेफिनेटली जो स्टेशन हेड ऑफिसर है जी उसको देते ही है ना जी। अब आए 11 से आगे, अब हम 11 से आगे की तरफ चलते हैं। 11 वाला रजिस्टर क्या था जी, इंडेक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल लिखनी है। 12 नोटिस वगैरह जो तमील होकर आ गए हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स। 13 इंस्पेक्शन जो भी किसी गजेटेड ऑफिसर ने की, और 14 में उसकी रिपोर्ट होगी जो भी इंस्पेक्शन के होगा। 15 खत्म हो गया। 16 जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और वो वॉचमैन सारे वो। 17 किस तरह का लाइसेंस और कितने बंदों के पास मौजूद है। 18 शाबाश। 19 20 बढ़िया। 21 पे आ जाए जो मैं रोड सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। फाइल बुक ऑफ रोड सर्टिफिकेट, ये क्या होता है जी रोड सर्टिफिकेट और कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड है जी। शाबाश। सेफ कस्टडी क्या होती है? हाँ ठीक है, ओके। और बताएं पर्पस क्या है, ये रोड सर्टिफिकेट इशू क्यों किया जाता है? शाबाश, यही मैं कह रहा हूँ, इसका पर्पस है कस्टडी को सेव करना है। अब सेव कस्टडी क्या होती है? रिवियल हो गया। देखिए एक चीज़ पुलिस ने जब्त कर ली है, अब आपके दिल में खदशा रहेगा कि यार इसके साथ छेड़छाड़ हो गई है। ऐसे ही है ना, मेरे से तो चर्च नहीं पकड़ी गई लेकिन मेरी पुलिस के साथ लगती है। मैं भी जो मेरे वो नस्वार की एक थैली थी उसमें इन्होंने चर्च डाल दी, होता है ना ऐसे।
ठीक है। या एक चीज़ पुलिस का स्टडी में है, आप लेके घूमते फिरें, ऐसा नहीं होना। तो रोड सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर एक चीज़ पुलिस थाने में जब्त है और उसको आप वहाँ से उठा के कहीं लेके जाना चाहते हैं, या माल खाने में जमा करवाने जा रहे हैं, या आप उसको एज ए सैंपल कहीं से लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड नंबर 21 में उसको दर्ज करके मोहर से आपने रोड सर्टिफिकेट लेना है। उसमें डिटेल लिखी जाती है कि ये इतना माल मैं इस मकसद के लिए लेके जा रहा हूँ, इतने बजे मुझे रोड सर्टिफिकेट मिला है, अब इस चीज़ को मैंने रोड पे निकाला है और मैं जिधर जाके उसको जमा करवाना है, तो वो है। ठीक है जी। रजिस्टर नंबर 21 जो है ये दैट इज़ रिलेट टू द रोड सर्टिफिकेट, और रोड सर्टिफिकेट सेफ कस्टडी के लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं 22 जी, प्रिंटेड रिसिप्ट बुक्स के जो जो थाने में किताबें मौजूद हैं। ठीक है जी। 22 रजिस्टर्ड में दर्ज होगा कि डुप्लीकेट जो पुलिस स्टेशन की बुक्स हैं या डुप्लीकेट्स कॉपीज़ हैं, जितना भी है वो सारा आप रजिस्टर नंबर 22 में लिखेंगे। थर्ड भी ऐसा ही है, द पुलिस गज़ट एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस गज़ट, इसमें आप लिखेंगे वो सारी चीज़ें कि जो पुलिस का अपना गज़ट है जिसमें पुलिस ने ये सारी चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, वो रजिस्टर नंबर 23 में उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। कौन कौन सी बुक्स मैंने ली थी, गज़ट बनाया था, क्या किया था, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। 24 जी, कॉपी ऑफ पुलिस रूल्स। 24 के तहत आपके पुलिस स्टेशन में आपके पुलिस रूल्स की कॉपी होना ज़रूरी है। लास्ट वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बात कर रहा था। लास्ट वन, जब SHO थाने का चार्ज छोड़कर जा रहा है और एक नया SHO ने वहाँ पे आके चार्ज संभालना है, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर्ड होता है। वो उसमें रिमार्क्स लिख के जाता है, वो उसमें लिख के जाता है कि इस थाने में इस पे रिलाय कर सकते हो तुम इस हद तक, ये ऑफिसर ईमानदार है, ये ऑफिसर मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, ये इलाका ऐसा है, तुमने रवैया ऐसा रखना है। मसलन ये गाइडलाइन बुक होती है, तुमने सबसे पहले ये काम करने हैं, ये काम तुमने इस एरिया में नहीं करना, थाने में किस ऑफिसर पे कितना इन्हिसार करना है, किस पे चेक रखना है, किसको तुम कॉन्फिडेंशली साथ लेके चल सकते हो, तो दैट इज़ प्रॉपर गाइडलाइन फॉर न्यू SHO। तो वो फिर रजिस्टर नंबर 25 में लिख कर जाता है। ठीक है जी। इसके बाद फिर उसको पता लगता है कि भाईजान मैंने बैठते ही पहले किस किस चीज़ों को, इसमें तमाम उसने डिटेल लिखी होती है कि मैंने ये इतनी सर्विस की, इसमें मुझे ये चीज़ें इस थाने में, इस स्टाफ में, इस लोगों में ये चीज़ें हैं और जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये तुम्हारे नॉलेज में होना ज़रूरी है, और फिर तुमने इसको आके कंटिन्यू करना है। एक बार गेयर लगा लें फिर सवाल लेते हैं। ठीक है जी। पहला रजिस्टर जी, आवाज़ नहीं आएगी तो मैं रिपीट करते जाना है। पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, ढिले हो गए हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आवाज धीमी होगी है, सातवां, आठवां, नौवां, मैं फिर शुरू से आ जाना है, नौवां, 10वां, 11वां, इंडेक्स 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, खत्म हो गया, 16वां, 17वां, 18वां, शाबाश, 19वां, 20वां, 21वां, 22, 23वां जी, पुलिस गजट 24वां, एंड वाले 5 दोबारा से, 21 रोड सर्टिफिकेट, शाबाश, 22 प्रिंटेड बुक्स, 23, 24, 25, बजा रहे हो, कोई शर्म वाली बात। एनी क्वेश्चन जी, बुला ले सर को। हाँ, क्रिमिनल लॉयर के लिए रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 21, ये आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ठीक है जी। और रजिस्टर नंबर 19, ठीक है। ये तमाम रजिस्टर आपको खासकर याद होने चाहिए
और रोड सर्टिफिकेट की बाबत भी मैंने आपको बता दिया उसकी कितनी अहमियत है, वो सारे होने चाहिए। जी